हेलो, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। तो आज हम 2025 गेट के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। बाकी आज हम कोर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो चलिए आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और चीजों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो आज हम जो कोर के क्वेश्चंस है उसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी होंगे और बाकी जो माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है उसके आफ्टर एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होता है। सबसे पहले लिखा है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट डज नॉट हैव। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि नॉन ट्रांजिट जो थियोडोलाइट है उनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या नहीं होता। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट बेसिकली होता क्या है कि एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग के टाइम पे यूज करते हैं। और उसका यूज कहाँ पे होता है थियोडोलाइट का? जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिवेशंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। तो उसमें भी 2 कैटेगरी होती है थियोडोलाइट में। क्या क्या होती है? यदि आपने पढ़ रखा हो, यदि थियोडोलाइट पढ़ा ही होगा सर्वेइंग में, तो आपका जो थियोडोलाइट होता है ये जनरली जो है आपका 2 टाइप का होता है। जो पहला टाइप हो क्या होता है? ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। और जो दूसरा कैटेगरी का होता है वो नॉन ट्रांजिट होता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कि व्हाट इज नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता क्या है, तो इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब इनका बाकी सभी पार्ट सेम होते हैं, इनकी वर्किंग सेम है, पर एक सर्टन इन दोनों के बीच एक क्या है डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि जनरली जो थियोडोलाइट होता है उसमें आपको पता होगा कि टेलीस्कोप होता है। उस टेलीस्कोप में आपको ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई पीस होता है। ठीक है, तो वो टेलीस्कोप का जो है आप उसको जब जिस तरीके से रोटेट करते हो उस तरीके से आपको रीडिंग क्या है मिलेंगी। तो जो ट्रांजिट थियोडोलाइट में होता क्या है कि इस ट्रांजिट थियोडोलाइट में होता क्या है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका मान लीजिए कुछ देर के लिए ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड जो टेलीस्कोप होता है ना आपका, ये जो टेलीस्कोप है वो क्या है इस प्लेन के अराउंड, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज एच, इसको बोल दिया हमने, इसको हमने क्या बोल दिया? वर्टिकल प्लेन बोल दिया। तो इस प्लेन के अराउंड उसको आप क्या है पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो पूरा। ठीक है, मतलब जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है उसमें जो आपका क्या बोल सकते हो, जो टेलीस्कोप होता है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड आप पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हो उसके एक्सिस को। ठीक है, क्या करने के लिए? रीडिंग लेने के लिए। लेकिन नॉन ट्रांजिटिव केस में क्या होता है कि आप उसको इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हो। वो उसका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसको ट्रांजिट बोल रहे हैं, इसको नॉन ट्रांजिट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल दोनों में होता है। वर्नियर स्केल बेसिकली मतलब क्या है कि वो रीडिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन अगला ऑप्शन दिया फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑप्शन। तो आप थोड़ा लाइट को थोड़ा और इनडेप्थ पढ़ोगे तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ना ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट है जिसमें आप टेलीस्कोप पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड, तो उसमें क्या है कि 2 टाइप की रीडिंग्स आप लेते हैं, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। वो किस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से रीडिंग ले रहे हैं। ठीक ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट को आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका फेस लेफ्ट है कि फेस राइट है। ठीक है, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा। तो ये किसमें पॉसिबल है? जिसमें आप पूरा 360 डिग्री तरीके से वो कर सकते हो, मतलब टेलीस्कोप पूरा रोटेट करके आप रीडिंग ले सकते हो। मतलब ये पॉसिबिलिटी जो है फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑप्शन की किसमें हो सकती है? केवल आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट में हो सकती है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट डजंट हैव, इसका मतलब फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑप्शन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी स्पीड लेवल दोनों में होता है, वो लेवलिंग करने के लिए होता है वो इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, बाकी क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर क्या है आपका? अलाइनमेंट बेसिकली होता है कि जो आप टारगेट को बेसिकली देख रहे होते हैं ना, और जहां से जिस इंस्ट्रूमेंट पे खड़े होके, तो वो बेसिकली एक अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यही एक ऑप्शन है जो कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में नहीं होता, ये केवल ऑप्शन ट्रांजिट थियोडोलाइट में यही सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट डजंट हैव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये मेटल माइंस है।
इसका जो टॉपिक है ये अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। आ स्टीपली डिपिंग मेटलिफेरस ओर बॉडी इज नॉन ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। मतलब एक जो ओर बॉडी है वो क्या है, स्टीपली डिपिंग है। मतलब क्या है कि वो मतलब हाईली डिपिंग है, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। यदि ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उससे ठीक ठाक क्या है, इंक्लिनेशन पे है वो आपकी ओर बॉडी, फ्लैट नहीं है, ठीक है। इज नॉन ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, मतलब वहां पे हीटिंग का कोई इशू नहीं है, उससे हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने यदि पढ़ा हो, जब मेटल माइनिंग आप पढ़ोगे तो वहां पे हीटिंग का भी एक इशू आता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी फिर क्या लिखा है, द ब्लास्टेड ओर इज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू वर्क इन स्टोव। तो हो क्या रहा है, जो आप जो ब्लास्ट कर रहे हो ना, उसी को आप क्या किस तरीके से यूज कर रहे हो, टू वर्क इन स्टोव, ठीक है। तो फिर क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट माइनिंग मेथड फॉर दिस ओर बॉडी। तो ये दो कंडीशन हमें दे रखी है, पहले की स्टेबली डिपिंग है, ठीक है। उसके बाद नॉन ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, दूसरी कंडीशन। और तीसरा क्या है कि जो ओर जो आप ब्लास्ट कर रहे हो ना, उसको क्या है कि जब आप फर्दर और एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस ओर को, ब्लास्टेड ओर को यूज कर रहे हो आप किस तरीके से, उस स्टोव में एज अ प्लेटफॉर्म काम कर रहे हो, ठीक है। उसको एज अ प्लेटफॉर्म टू वर्क इन स्टोव, उस स्टोव पे फर्दर काम करने के लिए, फर्दर वो एक्सकवेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इन चार ऑप्शन को क्या है ध्यान से समझते हैं क्या होता है। तो रूम एंड पिलर देखिए, तो सबसे पहले रूम एंड पिलर, यदि आप थोड़ा सा आपने पढ़ा हो मेटल माइनिंग में, तो आपने वहां पे, यदि इससे पहले और हम जाएं तो जो कोल माइनिंग, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग है, उसमें एक मेथड होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड होता है। तो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। तो ये जो यूज होता है ना, ये क्या होता है, फ्लैट डिपॉजिट्स के लिए, या आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स के लिए क्या है, ये मेथड हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स के लिए। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी यहाँ से वो हो गया, कैंसल आउट हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रखा है कि आपका फोकस कहाँ पे, स्टीपली डिपिंग मेटलिफेरस ओर डिपॉजिट पे है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स के लिए हम जनरली रूम एंड पिलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया। अगला है सब लेवल स्टोपिंग। सब लेवल स्टोपिंग में क्या करते हैं, ये भी एक स्टोपिंग या बोल सकते हो जो भी आपका ये मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, जिसमें करते क्या है कि जैसे मान लो आपकी ओर बॉडी है, ये मान लो आपकी ओर बॉडी है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे डिप कर रही है, ये आपका क्या है, ओर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ना, यहाँ पे हम सब लेवल्स बनाते हैं, ये सब लेवल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस सब लेवल्स पे काम होता है, ये अलग अलग हम चैनल्स जिसको सब लेवल्स बोलते हैं, यहाँ पे हम ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग सब लेवल्स में हम क्या करते हैं, ये ब्लास्टिंग करके जो भी आपका वो है, रॉक बॉडी है या जो भी आपका ओर है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये यूज तो होता है किसके लिए, स्टीपली डिपिंग और डिपॉजिट्स के लिए भी यूज होता है सब लेवल आपका स्टोपिंग। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे ऐसा कोई ये चीज का यूज यहाँ पे नहीं है। द ब्लास्टर यूज प्लेटफॉर्म टू वर्क इन स्टोव, यानी जो आपने और ब्लास्ट किया उसको फर्दर आप यूज कर रहे हो किस तरीके से, एज सपोर्ट की तरह से, कि जो आपका स्टोव है उसमें फाइनली उसका यूज करते हो आप फर्दर क्या बोल सकते हो, माइनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पहली तो हो रही है, स्टीपली डिपिंग डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं सब लेवल स्टोपिंग, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉक केविंग की तरफ। तो ब्लॉक केविंग तो आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपकी ओवर बॉडी है या जो रॉक स्ट्रेटा है, वहां पे हम करते क्या है कि उसको उसके वेट के करस्पॉन्डिंग कोलैप्स कराने की कोशिश करते हैं, मतलब केव कराते हैं, ठीक है। फिर बाकी फिर फर्दर एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे केविंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो ब्लास्टेड ओर है उसको आप एज अ प्लेटफॉर्म यूज करो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, सिंकेज स्टोपिंग। इसमें क्या होता है कि ये भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है, सब लेवल स्टोपिंग जैसा। यहाँ पे भी स्टीपली डिपिंग और डिपॉजिट्स के लिए हम यूज करते हैं, पर यहाँ पे होता क्या है, जो आप और ब्लास्ट करते हो ना, उसी ब्लास्टेड ओर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हो फर्दर एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब उसको एज सपोर्ट यूज किए, जो हैंगिंग वॉल फुटवॉल है, फिर आप फर्दर क्या है और स्टोप्स पे काम कर रहे हो और एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा, सिंकेज स्टोपिंग, जो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, स्टीपली डिपिंग डिपॉजिट, और अगला जो ब्लास्टेड हो रहा है उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो टू वर्क इन स्टोव, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी इसको इन डेप्थ में आप रेगुलर कोर्स में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हर एक पैरामीटर्स को ध्यान से समझाया जाएगा, ठीक है। तो सिंकेज स्टोपिंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये मैथ का क्वेश्चन है और काफी बेसिक सा, इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है देखिए ध्यान से, आपके पास है क्या कि y इक्वल टू एक्स की पावर x, ये आपके पास एक क्या दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अब बोला क्या है, निकालना क्या है आपको,
पूछा गया आपसे dy बाई डी एक्स, मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप 11th-12th में लगाते होंगे। तो अब आपको यहाँ पे पावर्स वगैरह दिख रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। और जो किस बेस का, बेस ई का है ना, तो उसको हम ln भी बोलते हैं। तो ln y, दोनों साइड हमने लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ x की पावर x। इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, ये पावर जो है ये आगे चला जाएगा, ln की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो x टाइम्स ln x। चलिए अब आप इस क्या कीजिए, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या चेन रूल यूज करेंगे ना, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए ln y को, तो क्या आ जाएगा 1/y, ठीक है। फिर ये जो y वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनटू dy बाई dx। चलिए दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहले एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को एज इट इज रखा, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को एज इट इज रखा, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने हाई स्कूल डेज में। तो x का डिफरेंस क्या हुआ, 1 इंटू ln x, प्लस x को एज इट इज रखा आपने इंटू 1/x, ठीक है। तो ये यहां से यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास, ln x प्लस 1, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, तो इस y को यहाँ ट्रांसफर करें, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स, ये क्या आपके पास लिखा हुआ है, 1 प्लस ln x, आप इसको लिख सकते हैं। और y ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, x की पावर x, तो आप यहाँ से रिप्लेस कीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर x टाइम्स 1 प्लस ln x। तो ये जो है आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये, तो ध्यान से देखिए, तो x की पावर x ln x प्लस 1, तो कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको इजी से मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पे बस ये पता होना चाहिए था कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग लेके, उसके बाद नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन का रूल जो बेसिक्स है वो लगा देना है। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या बोलता है हमें, ये भी मैथ्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। ये किस टॉपिक से है, टॉपिक आपको बता देते हैं, हर क्वेश्चन का टॉपिक बता देते हैं आपको। तो ये इसका जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये आप वहां पे पढ़ोगे, लीनियर अलजेब्रा, वहां पे बेसिकली इसको पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे इसको पढ़ते हैं और ये बेसिकली सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे मैट्रिसेस वगैरह पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कुछ आता है, रैंक का रोल वहाँ पे भी आता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, द रैंक ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, उसकी रैंक क्या दे रखी है, 2। तो पूछा है कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है जो 3/3 की है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट कैसे होंगे, उसको यदि एलिमेंट की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ, हम जनरल एलिमेंट ले रहे हैं कुछ भी, जी एच आई, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ये क्या ऑर्डर क्या है, 3/3, ये हमें दे रखा है। कोई एक जनरल मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली, उसने कहा है कि द रैंक ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए आप मान रहे हो जो रियल एलिमेंट्स है इसमें, उसका जो ऑर्डर 3/3 है, उसका रैंक जो है इस मैट्रिक्स का आपके पास क्या दिया है, रो, या इसको आप ऐसे बोलिए सिंपली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसको और दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो ऑफ ए। ये हमें दे रखा है कितना, 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए रैंक क्या होता है, क्योंकि यदि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रैंक के बारे में क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे, तो रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक क्या क्या बताता है आपको रैंक, तो ज्यादा इंडेप्थ ना जाते हो, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो रैंक का मतलब है कि उस मैट्रिक्स में कितने जो है नॉन जीरो आपके पास क्या है, रोज हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये होता है, जो यदि बाकी और टेक्निकल इसकी डेफिनेशन है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, तो रैंक का सिंपल सा मतलब है, रैंक का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ
नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो, क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म बोल सकते हो, या रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बोल सकते हो, या मैट्रिक्स को पहले एक एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसमें आप चेक करते हो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरोज है, ठीक है। वहां से आप रैंक डिसाइड करते हो कि इस यदि मान लो आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, दो ही ऐसे रोज आ रहे हैं जो नॉन जीरो हैं, तो रैंक 2 हो जाएगी, तीनों आ रहे हैं तो 3 हो जाएगी, एक आ रहा है तो 1 हो जाएगी। बाकी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका यूज कैसे होता है, उसको अपन कहाँ डिस्कस करेंगे, जब वहां पे अपन मैट्रिसेस का यूज पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप एक्लन फॉर्म, ये क्या है, ये भी चीजों को एंड पे बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे रैंक ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज होंगे, दो ही होंगे, यानी एक कोई ना कोई ऐसा रो होगा जिसका जो पूरा का पूरा रो जो है उसमें क्या होगा, एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मान लो जब अपनी इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया मैट्रिक्स ए को, तो हमें मैट्रिक्स किस फॉर्म में मिल रही है कि मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिले ए बी सी डी एफ, मान लो ये फॉर्म है हमें, और हो सकता है कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला रो है, वो क्या है, वो सभी जीरो है, ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो यदि कोई भी रो, यदि कोई भी इनमें से कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट जीरो हो गए, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपली जीरो हो जाएगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, क्योंकि आप उसी रो के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो जीरो से आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, फिर अगले एलिमेंट से, जैसे आप क्या करते हो डिटरमिनेंट निकालते समय कि आप करते हो ए को लेते हो, बाकी क्या ये जो इनका जो स्मॉल डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करते हो, पूरा डिटरमिनेंट निकालते हो। तो यदि यहाँ पे कोई भी एक रो जीरो हो गया, तो वहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी बिना सॉल्व किए हुए, क्या हो जाएगा, जीरो आपको दिख जाएगा सीधे। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कि यदि आपके पास रो ए टू है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये इस पे आप फोकस कीजिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, मतलब क्या है कि यहाँ पे दो ही ऐसे नॉन जीरो रोज है, यानी एक कोई ना कोई रो है जो कंप्लीट उसके एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, वही पूछा है कि डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ये जीरो है, तो बिल्कुल सा बेसिक सा रैंक की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ अब ये मशीनरी का, माइनिंग मशीनरी का क्वेश्चन है, तो इसका जो टॉपिक है, ये किस टॉपिक से है, इसका जो टॉपिक है माइनिंग मशीनरी। ये टॉपिक बताना जरूरी है, आपको एक अंदाजा लगता जाएगा ना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। माइनिंग मशीनरी, माइनिंग मशीनरी, तो ये माइनिंग मशीनरी का क्वेश्चन है, और स्पेसिफिक हो और ज्यादा तो ये बेसिकली रूफ फॉलेज की जो सेफ्टी डिवाइसेस होती है वहां पे आप पढ़ते हो, तो वहां से क्वेश्चन है। तो क्या पढ़े, ध्यान से पढ़िए, तो क्या लिखा है, सेफ्टी डिवाइस यूज टू अरेस्ट फॉरवर्ड रनअवे टप्स इन रूफ फॉलेज। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे दें कि रूफ फॉलेज में क्या करते हो आप, जो टप्स या कार्स को क्या करते हो, बोल सकते हो कि डिस्पैच करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो यूजिंग रूफ फॉलेज मैकेनिज्म, है ना, रोप की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे होस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, जो स्किप या केस जब ऊपर से आप नीचे लेके जाते हो, ठीक है, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ओवर बाइंडिंग या ओवर स्पीडिंग का आप ध्यान रखते हो कि नहीं, कि सडन क्या है कि जो आपकी रोप है ओवर बाइंड ना करने लग जाए, या उसकी स्पीड अचानक से ना बढ़ जाए, ठीक है। तो वो एक मतलब आप ध्यान रखते हो, इंश्योर करते हो कि चीजें ना हो, तो उसके लिए क्या करते हो आप सेफ्टी ड्रेसेस यूज करते हो। जैसे वहां पे आपको यदि याद होगा डिटैचिंग हुक वहां पे यूज करते थे आप, और भी लिली कंट्रोल करके है, बहुत सारे वहां सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हो आप। सिमिलरली उसी पैटर्न पे इस रोप फॉलेज में भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लो कुछ देर के लिए आपके पास ये है कि एक ग्रेडियंट है, इंक्लाइन है, सॉरी, कुछ एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ पे आप क्या है, रोप की हेल्प से जो टप्स है उसको क्या कर रहे हो, क्या ले जा रहे हो, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इसका, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये ट्रांसपोर्ट करते समय अचानक से ओवरवाइंड कोलैप्स कर जाए, कैसे, इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाए, और जो मूवमेंट है, सडन जो मूवमेंट है वो इतना तेज हो जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ये हो सकता है। तो वहां पे आपका टाइम का लॉस होगा, ये पूरे रिसोर्सेज का लॉस होगा, तो उसको बचाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कुछ सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं, जिनका क्या है अलग अलग क्या होता है, बोल सकते यूज होता है। तो वही पूछ रखा है कि यहाँ पे पूछा है कि टू अरेस्ट फॉरवर्ड रनअवे टप्स, मतलब जो जब मूवमेंट होता है, तो जो फॉरवर्ड रनअवे, ऐसा ना हो कि जो उनका मूवमेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना सडन हो जाए कि पूरा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को यदि ध्यान से देखेंगे आप, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए आपने पढ़ा है और आपको भूल गया, फिर भी आप ऑप्शन से चीजों को कर सकते हैं। कैसे? बैक स्टेज जो होता है बेसिकली, ये नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये जो टब्स का मूवमेंट है उसके बैकवर्ड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कि मान लो ऐसा हुआ कि कभी रोप आपका टूट गया या फेल हो गया और आपका जो टब्स है वो अचानक से नीचे आना स्टार्ट कर गया तेजी से, तो उस इस मूवमेंट को, इस सडन मूवमेंट को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैक स्टेज यूज करते हैं। सिमिलरली इसी बेसिस पे जो स्टॉप ब्लॉक है वो भी एक अलग टाइप का सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। ये भी जो है, ये हम क्या करते हैं, ये भी हम फॉरवर्ड रनवे को अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए नहीं करते। ये भी हम नॉर्मल जो ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए या फिर ऐसा हो कि रोप आपका वो हो गया, अचानक से लूज हो गया, उसकी वजह से सडन मूवमेंट हुआ, उसको रोकने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी हमारा फॉरवर्ड रनवे टप्स को रोकने के लिए नहीं होता। ये दो ऑप्शन भी नहीं होते। मंकी कैच है, मंकी कैच भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। इसका भी यूज वहीं पे होता है कि बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है ना, मतलब इनका बस अंतर क्या है ना, इनका वो क्या है, हो सकता है इनकी पोजिशनिंग में डिफरेंस होगा, इनका खुद का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होगा, पर ऑलमोस्ट सिमिलर इनका जो वो है, मेन मोटिव है सेफ्टी प्रोवाइड करना ही पूरा रोप हॉलेज सिस्टम को। ठीक है, तो मैंकी कैच भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। ये ऑप्शन नंबर बी आता है, ड्रॉप वार्विक। ये इसकी जो इसकी पोजिशनिंग होती है, इसको जो लगाया जाता है वो भी डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है, और इसका जो मेन काम है जो फॉरवर्ड रनवे होता है, यानी सडन जो फॉरवर्ड मूवमेंट है टप्स का, उसको रोकने के लिए हम रोप हॉलेज में यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, अदरवाइज जब हम पढ़ेंगे माइनिंग मशीनरी वहां पे चीजों को डिटेलिंग इसकी सब आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ड्रॉप वार्विक, जो कि यूज करते हैं टू अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे टप्स इन रोप हॉलेज एज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस पीआईक्यू में भी ये एग्जैक्टली ये नहीं, पर इन सब का यूज आया। मंकी कैच हो गया और ये स्टॉप ब्लॉक, ये कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या बोलता है क्वेश्चन, इसको आप किस कैटेगरी में रख सकते हो, कहां से आया हुआ है ये? द मेटल दैट बिलोंग्स टू रेयर एलिमेंट कैटेगरी। ये तो नॉर्मल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आप चाहो तो जियोलॉजी में इसको रख सकते हो, आप चाहो तो इसको आप जियोलॉजी में रख सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पे रख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी आप ये सब बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हो। ठीक है, माइन जियोलॉजी में भी आप इसको चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली बताना मुश्किल है, पर हाँ वहां रख सकते हो आप, माइन जियोलॉजी। ठीक है, रॉक मैकेनिक्स में भी आप बेसिक बेसिक इसका पढ़ते हो। ठीक है, तो लिखा द मेटल दैट बिलोंग्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट कैटेगरी। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब होता है? रेयर मींस जो चीज जिसकी जो कंसेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में, क्या है? कम से कम, बहुत ही कम। रेयर का एग्जैक्ट मतलब है दुर्लभ, जो कि आसानी से आपको ना मिले, या जिसकी जो प्रेजेंस है या जो उपस्थिति है काफी कम हो। तो वही बोल रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब इन चारों में से कौन सा जो एलिमेंट है जिनकी जो कंसेंट्रेशन है या जो प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट में, वो क्या है? मिनिमम है, सबसे कम है। तो बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो जो लिथियम है, ये इसका जो वो होता है पीरियोडिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। टाइटेनियम की बात करें तो स्कैंडियम देन टाइटेनियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो वो होता है फिर एटॉमिक नंबर 22। कोबाल्ट इज 27, आयरन कोबाल्ट, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो सीरियम होता है, दिस इज 58। तो होता क्या है, यदि आप पीरियोडिक टेबल रिवाइज कर पा रहे हो, रिमाइंड कर पा रहे हो, होता क्या है वहां पे कि ऐसा कुछ आपको दिखता है। ये आपका हो गया, ये पहले आपके 2 ग्रुप हो गए, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक होता है। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक। फिर आपका यहाँ पे क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 अलग से क्या आपके पास क्या दिखते हैं? यहाँ पे रोज दिखती हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक कैटेगरी के होते हैं, ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक। ठीक है, और ये बेसिकली इनकी जो कंसेंट्रेशन है हमारे अर्थ क्रस्ट में काफी कम होती है, बहुत ही रेयर होती है। बाकी ये जो आपके ये जो पहले 2 यदि हम ग्रुप की या कॉलम की बात करें, ये जनरली क्या है, आपके मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन और नॉर्मल अर्थ मेटल्स होते हैं, ये यहाँ पे होता है। फिर डी ब्लॉक में पूरा पूरा मेटल्स है आपका, इनकी प्रेजेंस ठीक ठाक होती है, और ये जनरली यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हेलोजेंस हो गया, कैल्कोजेंस हो गया। तो यहाँ पे वो भी उनकी भी अमाउंट जो है इन सब के रिस्पेक्ट में रेयर एलिमेंट जो है ब्लॉक एलिमेंट से उससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है दिस सीरियम, वो यहाँ पे कहीं आता है 58 नंबर पे,
एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ क्रस्ट में बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम। बाकी इन सब की लिथियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट ये सब की जो प्रेजेंस है ठीक ठाक है, काफी मतलब क्या बोल सकते हो अप्रोप्रिएट है, पर ये काफी रेयर होता है। तो इसका मतलब द मेटल दैट बिलोंग्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। सीरियम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को ये याद हो, पीरियोडिक टेबल वगैरह याद हो बचपन में जो पढ़ा है, तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकता था। इसके लिए जरूरी नहीं है याद करके आओ चीजों को, बस बेसिक आपको पता हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा, 17 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रॉक मैकेनिक्स का है, ये सीधा दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका रॉक मैकेनिक्स का, रॉक मैकेनिक्स पहला क्वेश्चन दिखा, रॉक मैकेनिक्स। तो इसको हम मतलब इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे, इतना कोई टफ सा नहीं है, पर चलिए पढ़ते हैं इसको। तो क्या लिखा है, द मेजर एंड माइनर, द मेजर मीन सिग्मा 1 एंड माइनर मीन सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स आर रिलेटेड एज mod of tau max equal to sigma 1 equal to minus of sigma 3, then the magnitude of normal stress on the plane where tau max acts। तो अब क्या है कि कुछ लोग क्या है रॉक मैकेनिक्स में इन सब चीजों के बहुत फॉर्मूले हैं, मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसका फॉर्मूला है, फिर बाई एक्सियल स्ट्रेस फील्ड में कैसे आपका नॉर्मल स्ट्रेस टाउ वो शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है उसका फॉर्मूला है, कई सारे फॉर्मूले हैं रॉक मैकेनिक्स में। पर इस क्वेश्चन को यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपको मोर सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मोर सर्कल में पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका सेंटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, वहां से टाउ मैक्स कैसे निकालते हैं, वो दो जो एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से ये क्वेश्चन यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको हम क्या कर दें, ब्रीफ दे दें मोर सर्कल का, देखिए कैसे। तो होता क्या है कि ध्यान से देखिए मोर सर्कल में होता क्या है, आपको यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में, तो थोड़ा सा आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझाने में आपको। तो मोर सर्कल ज्यादा इन डेप्थ में आपको नहीं बताएंगे, पर इतना जरूर बता देंगे ये क्वेश्चन आपको आपसे हो जाए। देखिए ध्यान से, मोर सर्कल करता क्या है, वो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये हमारे पास ये कोई नॉर्मल सर्कल है, ये जो उस मोर सर्कल में जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल सिग्मा एन को। ठीक है, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये क्या होता है, टाउ शियर स्ट्रेस है। मतलब ये जो मोर सर्कल का जो ये किसके बीच की रिलेशनशिप है, सिग्मा एन वर्सेस टाउ, मतलब आपका शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस का। अब आपके पास कोई बॉडी है, मान लो कुछ देर के लिए, सपोज ये बॉडी आपके पास, इस पे आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेसेस लगा रहे हो आप। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों डायरेक्शन में, और एक आपका क्या है, मान लो कुछ देर के लिए आप शियर भी लगा रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हो। तो है क्या कि जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है, प्लेन पे भी डिपेंड करता है, मतलब एक रॉक बॉडी है या कोई भी सैंपल है, उसके अलग अलग प्लेन्स पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। मतलब इसी सिचुएशन में इतना ही स्ट्रेस लग रहा है कि बॉडी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्स डायरेक्ट वाई में इतना, एक्स में इतना, और शियर स्ट्रेस इतना है। लेकिन यदि आप उसके अलग अलग प्लेन्स को देखोगे, जैसे मान लो इस प्लेन को हमने उठा लिया, इस प्लेन को रुकिएगा एक मिनट, या फिर इस प्लेन को हमने उठा लिया, इस प्लेन को उठा लिया, तो इन तीनों प्लेन्स पे जो आपकी जो ये सिग्मा एन वर्सेस टाउ, ये टाउ यानी शियर स्ट्रेस और सिग्मा एन की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब है, और इस सैंपल से कितने प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप प्लेन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो गया लोगों के पास, जो भी वो थे जिन्होंने भी रॉक मैकेनिक्स में रिसर्च करी, जो भी काम कर रहे थे, उनके पास प्रॉब्लम ये आया कि अलग अलग प्लेन्स पे आप कैसे क्या है कि कोई ना कोई जनरलाइजेशन आपको चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, जिससे कि आप इजिली क्या है कि आपसे बोला जाए कि ये प्लेन इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, इतने डिग्री पे, वहां पे क्या होगा, सिग्मा एंड टाउ क्या होगा, ये प्लेन इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इसको मोर जो साइंटिस्ट बोल सकते हो, या जिनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे रॉक मैकेनिक्स में और बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स में भी, तो उन्होंने क्या किया कि ये इन टाउ और सिग्मा एन के बीच अलग अलग प्लेन्स के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। ठीक है, जिसको एक सर्कल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इक्वेशन पे नहीं जाना है हमको, एक्चुअल कोर्स में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या कि मान लो ये जो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम देखते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है, जो सबसे आपका बोल सकते हो सर्कल में सिग्मा डायरेक्शन सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ये होता है आपका सिग्मा 3 यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका सिग्मा 1 मींस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस
हम किसको बोलते हैं, मतलब वो प्लेन जिसके करस्पॉन्डिंग आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होता है, उसी प्लेन पे जो लगने वाला स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो वो भी दो कैटेगरी का हो सकता है, एक हो सकता है मेजर दैट इज सिग्मा 1, एक होता है माइनर दैट इज सिग्मा 3। और बाकी यदि कोई रैंडम पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है और ये आपका सेंटर है, मान लीजिए इसका ये सेंटर, और ये कोई पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई भी पॉइंट सर्कल पे, मोर सर्कल पे एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेन को, ये हो सकता है ये प्लेन नंबर 1 है, मान लो ये प्लेन नंबर, ये आपका प्लेन नंबर 2 है, ये प्लेन नंबर 3 है, तो इनमें से किसी भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें आपको ये क्या बताएगा कि उस प्लेन पे सिग्मा एन कितना है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, और उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है। इसका मतलब सर्कल पे जैसे यहाँ पे ये सिग्मा 1 आपने पॉइंट लिया, तो ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा प्लेन? वो प्लेन जिसमें आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 है, लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। ये वाई एक्सिस का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन है, और कैसा प्रिंसिपल प्लेन है, जहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या बताएंगे आपको, एक प्लेन को बताएंगे, उस प्लेन पे लगने वाले सिग्मा एंड टाउ को बताएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें लगता है होप क्लियर होगा, क्योंकि ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से। तो हमें दे रखा है मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर रिलेटेड दिस। सबसे पहले इसका मोर सर्कल बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। ये सिग्मा एन एक्सिस हो गई, ये टाउ एक्सिस हो गई। तो आप यहाँ ये देख पा रहे हैं क्या कि इसका जो वो है, वो क्या बोल सकते हो इसका सेंटर जो है, सेंटर कैसे निकाल सकते हो आप, इसका आप सेंटर निकाल सकते हो कैसे, सिग्मा 1, ये आपके पास दो एक्सिस है तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, इसको आप बोल सकते हो ना। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आपके पास कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अब इसी से यहाँ पे इसका सेंटर निकालो, इस कंडीशन में सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 3 दे रखी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया आपके पास 0। मतलब वो जो इसका इस कंडीशन का जो मोड सर्कल होगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है, चलिए उसका आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, क्या ये हो गया। यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है जैसे सिग्मा 1, इसको हमने बोल दिया सिग्मा 3। चलिए, अब उसने बोल रखा है कि हमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बतानी किस प्लेन पे, जहां पे टाउ मैक्स एक्ट करे। टाउ मैक्स मतलब ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, देखिए ध्यान से, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये टॉप पॉइंट, इससे ऊपर कोई पॉइंट है इस सर्कल पे नहीं है, मतलब यही वो पॉइंट है जहां पे जो टाउ है क्या है, यहाँ पे मैक्स है। दिस इज द पॉइंट या प्लेन है, यहाँ पे टाउ मैक्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, टाउ मैक्स। तो ये पॉइंट है जहां पे टाउ मैक्स एक्ट कर रहा है, और इसी प्लेन पे बोला है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस बताना है। तो इस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 कॉमा टाउ मैक्स। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जो पॉइंट होता है सर्कल पे क्या प्रेजेंट करता है, मोर सर्कल पे एक प्लेन पे लगने वाले सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को। तो शियर हमें स्ट्रेस पता है कि मैक्सिमम है, लेकिन उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल की वैल्यू क्या है, 0। तो वही पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे आप फार्मूले वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक आपको मोर सर्कल का पता है, तो यहाँ से आप ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है किसी भी प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे उस सैंपल के आप निकाल सकते हो यूजिंग द मोर सर्कल। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं थी। चलिए, तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी रॉक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लैबोरेटरी टेस्टिंग में आप पढ़ोगे, ये भी रॉक मैकेनिक्स से है, रॉक मैकेनिक्स से है। दूसरा क्वेश्चन मिला हमें, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन ब्राजीलियन टेस्ट द फ्रंट व्यू ऑफ होमोजेनियस रॉक सैंपल इज शोन इन द फिगर, द फेलियर इनिशिएट्स एट द पॉइंट। तो इसके पीछे के काफी हम बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे, पर ब्राजीलियन टेस्ट होता क्या है, आपका जो रॉक सैंपल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम ब्राजीलियन टेस्ट यूज करते हैं। तो इस ब्राजीलियन को और क्या बोलते हैं हम, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मेजर कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि कंप्रेशन से उस सैंपल को क्या कर रहे हैं, कोलैप्स करा रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, और उसकी हेल्प से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए इस ब्राजीलियन को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये पता होना चाहिए आपको,
पता चला कि गेट में ब्राजीलियन लिख के कभी लिख दिया इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें एक है, ठीक है, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है कि ये आपके पास रॉक सैंपल, इसका फ्रंट व्यू है, मतलब ये बेसिकली पीछे की तरफ भी फैला होगा, एक सिलेंड्रिकल सैंपल है, उसको जब फ्रंट से देखोगे ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैन PM करके ओ अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। अब बोला क्या है कि आपको ये बताना है कि इसको जब आप करते क्या हो, लोड करते हो, ठीक है, आपके पास यूनिवर्सल आप बोल सकते हो उसको, लोडिंग मशीन होती है ना, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि सैंपल आपने रखा और उसको क्या है दोनों तरीके से लोड लगाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हो आप, कंप्रेशन दे रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे टेंसाइल यानी टेंसाइल बोल सकते हो कि ऐसा करो कि कंप्रेशन की हेल्प से आप इसको कर रहे हो, तोड़ रहे हो। टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, इसलिए इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो आपने जब इसको यहाँ पे लोड देना स्टार्ट किया तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे लोड दे रहे हो ना, तो जो ये सेंटर का पॉइंट होता है यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ पे इनिशियली इन सिटू कंडीशन में था सैंपल, तो स्ट्रेस नॉर्मली था, लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाने लगे जो स्ट्रेस है रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, अपने आप को नए ओरिएंटेशन में क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये सेंटर का पॉइंट होता है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओ सेंटर का पॉइंट है वहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होने लगता है। तो ये जो बॉडी है ये फ्रैक्चर करना स्टार्ट करती है ऐसे, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर मींस फटना स्टार्ट करता है। तो वो किस वजह से फट रहा है, आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो इस पॉइंट पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमाइज हो जाता है और वहीं से फ्रैक्चर या क्रैक इनिशिएट करता है। तो इसका मतलब कि जो ओ पॉइंट है यहां से आपका क्या होगा, जो क्रैक है, क्रैक इनिशिएशन होता है यहां से, या फ्रैक्चर इनिशिएट होता है यहां से, क्रैक इनिशिएशन। तो इसका मतलब पूछा है कि द फेलियर या क्रैक बोल सकते हो इनिशिएट्स एट द पॉइंट ओ, देयर इज अ सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी आई होप क्लियर होगा। तो बाकी इन डेप्थ में इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है ब्राजीलियन टेस्ट, कैसे काम करते हैं, और भी क्या क्या पैरामीटर्स उसमें, L/D रेशियो क्या होना चाहिए सैंपल का, क्योंकि किसी भी सैंपल में आप ये टेस्ट नहीं कर सकते ब्राजीलियन, उसकी भी एक कंडीशन होती है, ठीक है, गाइडलाइंस होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ, इसको आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बोल सकते हो। दिस क्वेश्चन फ्रॉम, ये क्वेश्चन कहां से आया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहां पे ये सब पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 फ्रिक्शनलेस पुलीज विथ रोप अटैचमेंट आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। द मास m1 एंड m2 इन kg, यानी ये मास m1 कितना m2 कितना वो बताना है। तो अब क्या करते हैं कि ये चूंकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और मासलेस भी है, ठीक है। तो हम क्या है इस रोप पे क्या करते हैं, टेंशन एज्यूम करते हैं। तो इस रोप में हमने क्या मान लिया, टेंशन कितना है, इस रोप पे जो टेंशन है वो कितना है, T है इस रोप पे। तो यही रोप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मतलब यही रोप तो है ना, कहीं एक्स्ट्रा अलग से रोप नहीं आया है, तो इस रोप पे भी क्या होगा, टेंशन आपका T होगा, ठीक है, इस रोप पे T है। अब चूंकि ये देखिए पूरा का पूरा पुली जो है वो बैलेंस्ड है ना, तो इस पुली को ध्यान से देखो, इस पुली को, तो इस पुली पे 2 टेंशन लग रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको खींच रही हैं, ये जो रोप है ऊपर की तरफ कितना कितना, ये T यहाँ लग रहा है, ये T यहाँ लग रहा है। तो इसका मतलब इस रोप पे कितना लग रहा होगा, पुली पे नीचे की तरफ कितना 2T लग रहा होगा, क्योंकि ये पुली जो है बैलेंस्ड है और ऊपर से मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शन भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यानी यहाँ पे इस रोप पे टेंशन कितना होगा, 2T होगा, ठीक है। सिमिलरली यदि ये T है तो इसी रोप पे यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से क्योंकि इस पुली पे नीचे की तरफ ये T लग रहा है, ये T लग रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना लगना पड़ेगा इसको बैलेंस रहने के लिए, 2T। चलिए यदि यहाँ 2T लग रहा है तो इसी रोप को यहाँ तो आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो इसमें भी कोई नया टेंशन नहीं आया, यहाँ पे क्या होगा 2T। तो आई होप ये जो टेंशन हमने कैसे लिखा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इक्वेशंस लिखते हैं कैसे। अब हम इन तीनों, ये 100 kg वाला m1 और ये m2, इन तीनों का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बाकी सभी कंपोनेंट को हटा के उस पर हम फोर्सेस को ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन से लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 kg वाले को, तो इसको करते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे फॉर 100 kg, उसका हम सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो 100 kg को ध्यान से देखिए, केवल उसको ऑब्जर्व करिए, बाकी सब भूल जाइए। तो उसका वेट है 100। सबसे पहले तो इसकी वेट की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 100 G mg, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा है, 2T, ये हो गया आपका 2T।
क्योंकि अभी हमने लिखा है ना, द फ्रिक्शनलेस पुलीज विथ रोप अटैचमेंट आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, नेट फोर्स जीरो करो। तो यहाँ पे यदि नेट फोर्स जीरो करोगे तो इसका मतलब 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 2t दैट मस्ट बी इक्वल टू 100। यदि इक्वल नहीं होगा तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा ना, 100g। इसका मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई इसको सॉल्व करने पे, 50g। ये हो गया आपको, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हम बाकी M1 और M2 को देखते हैं। अब चलते हैं फॉर M1। M1 के लिए भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो M1 को ध्यान से देखिए, ये आपका M1 है, उस पर सबसे पहले तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स M1g, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, कितना लग रहा है वो प्रीवियस स्लाइड में दिखेगा हमें। इस M1 पे कितना लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, t लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t। यहाँ पे भी वही इक्वेशन लिखिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा M1g, और t की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है। इस वाले स्लाइड में देखिए t हमने निकाल रखा है, कितना 50g निकाल रहा है, इसको उठा के हम उस वाले स्लाइड में डाल देते हैं। यहाँ पे t इक्वल टू 50g इक्वल टू M1g, तो यहाँ से g से g कैंसिल, मतलब M1 आ गया आपके पास कितना 50। चलिए सिमिलरली आप M2 के लिए लिखिए सेम इक्वेशंस फॉर M2, BD पहले उसका बनाइए फॉर M2। तो M2 को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये ब्लॉक है, इसका मास M2 है, उस पर सबसे पहले इसका वेट लगेगा M2g, और इस पे अपर डायरेक्शन में यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड से देखिए टेंशन कितना लग रहा है M2 पे, M2 पे देखिए 2t लग रहा है ये रोप पे, बाकी सबको भूल जाइए, केवल M2 को देखिए, उस पे लगने वाले फोर्सेस को देखिए, 2t लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2t। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो 2t इक्वल टू M2g। और ऑलरेडी आपको पता था कि यहाँ पे हम t निकाल रखा है, यहाँ पे t हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 50g, ये उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50g मीन्स 2 इंटू 50g इक्वल टू M2g। तो यहाँ से g से g कैंसिल आउट, 15 टू 100, तो यहाँ से आपका आ गया M2 इक्वल टू 100। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज मिल गई, M1 इज 50, M2 इज 100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ध्यान से, 50 एंड 100, तो ऑप्शन नंबर ए, यही पूछा है ना, M1 एंड M2 इन केजी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हाँ बेसिकली क्या है, फिजिक्स का यदि बेसिक क्लियर है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होता है रोप्स में, वो यदि आपको पता है तो चीजें काफी सिंपल है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 एंड 100। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 19 खत्म हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए ये कुछ नया है, सर्वेइंग से है ये, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इन द सेंस कि आपके बेसिक्स को चेक कर रहा है। ये क्या लिखा है, मैच द सोर्स ऑफ एरर विद द करस्पॉन्डिंग करेक्शन इन सर्वेइंग विद स्टील टेप। सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं, किस टॉपिक का, सर्वेइंग, ठीक है। आपको आसानी होगी जब आप वापस पेपर को देखोगे तो एनालाइज कर पाओगे किस टॉपिक से कितना है। ये सर्वेइंग से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो नेचर ऑफ एरर होता है उससे, किस तरीके का एरर होता है, जब आप मेजरमेंट करते हो तो कोई ना कोई एरर होगा, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, या फिर ह्यूमन एरर, कई तरीके का एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि हमारे पास सोर्स ऑफ एरर है, कि एरर वो किसकी वजह से रहा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ करेक्शन होता है। तो आपको इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम बता दें कि दो टर्म होते हैं, एक होता है एरर, एक होता है करेक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए होता क्या है। एक टर्म आप सुनोगे, ये बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, बेसिकली पढ़ाया जाता है जब 11th की आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे वहां पे पढ़ाया जाता है। एरर है और दूसरी चीज है करेक्शन, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन वो समझते हैं, ठीक है। तो एक टर्म होता है एरर, एक होता है करेक्शन। तो एरर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको 10 मीटर मेजर करना था, 10 मीटर आपको मेजर करना था, आपको स्केल की हेल्प से या चेन टेप की हेल्प से 10 मीटर मेजर करना था, पर आपने कितना मेजर कर दिया, मेजर करना था आपको 10 मीटर, आपने मेजर कर दिया 10.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर एक्स्ट्रा मेजर कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब एरर कितना है आपका, मतलब मान लो ये आपके पास लाइन है, ये थी 10 मीटर की, एक्चुअली इसका जो मेजरमेंट होना कितना चाहिए 10 मीटर, ये जो लाइन की लेंथ है 10 मीटर है यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, पर आपने जो चेन यूज किया, जो टेप यूज किया, उसमें एक्चुअली एरर है। तो वो क्या, उसने क्या किया, उसने मेजर कितना कर दिया चेन ने, जो चेन का मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट है वो कितना है, जो आपका मेजरमेंट हो गया वो कितना हो गया 10.5। अभी क्यों हुआ उस पर नहीं जाना, हम आपको बताना चाह रहे हैं एरर करेक्शन होता क्या है।
तो ये आपको हमेशा के लिए ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। तो आपको मेजर करना था इस लाइन की जो इस डिस्टेंस 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस 10 मीटर, आपने मेजर कितना कर दिया 10.5 मीटर। तो ये एरर यहाँ पे क्रिएट हो गया। एरर कितना क्रिएट हुआ, इतना कर दिया और इतना एक्चुअली था, तो इसका डिफरेंस यानी आपने एरर क्रिएट किया कितना 10.5 पॉजिटिव का, ये आपकी गलती है, यानी इतना आपने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया, प्लस 0.5 इज दिस इज द एरर। तो अब आपसे गलती हुई है तो करेक्ट करना चाहोगे उसको, क्योंकि आप जो मेजरमेंट है उसको तो सही रखना चाहते हो, तो उस एरर को क्या करोगे आप, रिड्यूस करोगे। रिड्यूस मतलब हटाओगे वहां से। तो 0.5 मीटर का एरर है पॉजिटिव का, इसका मतलब क्या है, आपको यदि 10 मीटर वापस आना है तो ये 0.5 मीटर घटाना पड़ेगा, यानी आपने एक्स्ट्रा मेजर कर दिया 0.5 मीटर। तो जब आप इससे 0.5 मीटर घटाओगे तभी जाके वापस 10 मीटर पे पहुंचोगे, जो एक्चुअली इसकी डिस्टेंस थी इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसका मतलब करेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एरर और करेक्शन जस्ट अपोजिट है। यदि एरर पॉजिटिव है, सोर्स ऑफ एरर हो रहा है जब मेजरमेंट के दौरान पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। यदि करेक्शन आपका ये एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव है। कुछ देर के लिए यदि माइनस 0.5 होता, यदि ये माइनस 0.5 होता तो आपका जो एरर है वो कितना हो जाता, प्लस का 0.5। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा रुकिए 1 मिनट, देखिए ध्यान से। तो ये क्या हो जाता है आपका प्लस का 0.5। ठीक है, तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एरर और करेक्शन दो जस्ट अपोजिट चीजें हैं। मतलब कहने के लिए हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में एरर बोल देते हैं, करेक्शन बोलते हैं, अल्टरनेटिवली एक ही समझते हैं, पर दोनों चीजें ये अलग है। ये बेसिक चीजें हमने बता दी कि यदि एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव होगा, एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव, दोनों अपोजिट चीजें हैं, दोनों सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ एरर दे रखा है और टाइप ऑफ करेक्शन दे रखा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो सोर्स ऑफ एरर है ये एरर कैसा है, एरर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, उसके हिसाब से हम करेक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, यदि एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव देंगे, यदि एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव देंगे। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। तो सैग का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट्स आपके पास, वो दो पॉइंट्स पे करते क्या कि टेप की हेल्प से उस दो पॉइंट को मेजर कर रहे होते हो, लेकिन टेप आपस में कुछ वेट होगा। टेप ऐसा तो नहीं है ना कि मासलेस है, कोई मास ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। ये केवल हम आइडियल सिचुएशन में एज्यूम करके चलते हैं। तो ये दो पॉइंट है आपके पास, ये दो पॉइंट हैं, इनको आप मेजर कर रहे हो किसकी हेल्प से, टेप की हेल्प से। एक टेप है, इसकी हेल्प से मेजर कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, इसका कुछ वेट होगा, वेट की वजह से क्या नीचे झुकेगा ही, उसी को बोलते हैं सैगिंग, सैग हो जाता है। तो इसका वेट होगा W, इसकी वजह से ये क्या होगा, बेसिकली ऐसे कुछ सैग कर जाएगा। यहाँ पर जो टेप है ये सैग कर गया। तो एक्चुअली हमें मेजर ये डिस्टेंस करनी थी, पर अब वो मेजर क्या करेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करके वो बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये जब सैग हो गया, सैग वाला डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास वो था, टेप था, लेकिन वो जब झुक गया तो कुछ ना कुछ ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, इस केस में सैग के केस में, सैग के केस में जो आपका एरर है वो क्या है, पॉजिटिव। वो कितना है उससे हमें मतलब नहीं, साइन से मतलब आपको मेजर करना था कुछ सर्टेन एक्स अमाउंट, आपने एक्स से ज्यादा अमाउंट मेजर कर दिया, क्योंकि ये क्या है अपने वेट की वजह से नीचे चला गया है, सैग कर गया है। तो यदि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, अभी हमने पहले डिस्कस किया, करेक्शन नेगेटिव होगा। इसका मतलब सैग के केस में जो करेक्शन है केवल और केवल क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हमेशा जो है सैग में क्या होगा, वो जो टेप है वो नीचे ही झुकेगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और उसमें कुछ ऐसा होगा कि ये डिस्टेंस की कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होना। हमेशा ये वेट की वजह से नीचे जाएगा और ज्यादा जो है क्या करेगा, मेजरमेंट लेगा। तो इसका मतलब जो आपका एरर है वो पॉजिटिव हुआ तो करेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव। यानी सैग के केस में ओनली नेगेटिव होगा टाइप ऑफ करेक्शन। आई होप क्लियर होगा। टेम्परेचर को देखते हैं। अब टेम्परेचर का रोल कैसे एरर क्रिएट करने में, आपका जो टेप है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, तो मटेरियल जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी भी करेगा, उसका कुछ न कुछ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है वो नॉर्मल टेम्परेचर की तुलना में वो एक्सपांड करना स्टार्ट करे, या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है वो। तो उसके बेसिस पे भी क्या होगा, जब आपका जो टेप का है उसी का जो मेजरमेंट है वो कम ज्यादा हो गया तो उसका इम्पैक्ट आपका उसमें भी पड़ेगा, मेजरमेंट में भी पड़ेगा। तो टेम्परेचर में क्या है कि दोनों केस पॉसिबल है। यदि आपका टेप जो है उसका लेंथ बढ़ा, उससे भी एक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एरर होगा। उससे क्या होगा कि आप कम ही डिस्टेंस मेजर कर पाओगे। और जब आपका टेप का लेंथ घटेगा ना, तो आप एक्चुअली जितना करना चाहिए उससे ज्यादा मेजर करोगे। तो उस केस में दोनों टाइप ऑफ करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एरर भी यहाँ दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ करेक्शन भी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब टेम्परेचर के केस में जो टाइप ऑफ करेक्शन होगा आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आपके पास बचा है पुल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है क्या, कोई डाउट होगा नहीं हमारे हिसाब से। तो आपका बाकी बचा ऑप्शन आपके पास है पुल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल। यहाँ पे क्या होता है, आपका एरर क्या होता है, यहाँ पे एरर नेगेटिव होने की वजह से आपका जो वो है,
जो यहाँ पे करेक्शन है वो क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? P का 2 Q3 R1, ऑप्शन नंबर सी। मेन फंडा ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एरर, व्हाट इज करेक्शन। एरर जो होगा, जितना भी एरर होगा उसको हम कंपेंसेट करने के लिए, दूर करने के लिए हमेशा करेक्शन करते हैं, जस्ट जितना वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये यदि आपको क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल ये पता है, और यदि आपको पता है सैग क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से एरर कैसे क्रिएट होता है, पुल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल। पुल का मतलब क्या है? जो आप वो कर रहे हो, जो आपने दोनों एंड से पकड़ रखा है, एक स्टैंडर्ड आपको टेंशन देना था, खींचना था, लेकिन आप उससे ज्यादा तेजी से क्या कर रहे हो, उसको खींच रहे हो, वहां से भी एरर क्रिएट होता है। उस केस में हमें करेक्शन करना पड़ता है, वो पॉजिटिव करना पड़ता है। मतलब एरर क्या है, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से हमें करेक्शन क्या करना पड़ रहा है, पॉजिटिव करना पड़ रहा है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? इन डिपिलरिंग फेज, ये कहां से क्वेश्चन है? वेंटिलेशन से। माइन वेंटिलेशन, माइन वेंटिलेशन, माइन वेंटिलेशन से आया हुआ, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ड्राई बल्ब वेट वाले टेम्परेचर पे है। इन डिपिलरिंग फेज ऑफ एन अंडरग्राउंड कोल माइन बोथ वेट एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर 30, कि ड्राई बल्ब भी और वेट वाला टेम्परेचर भी क्या है, 30 है। तो पूछा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द फेस एनवायरनमेंट इन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम आपको दो चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मतलब जो नॉर्मल आप टेम्परेचर की रीडिंग लेते हो ना थर्मामीटर से, नॉर्मल, जैसे आज बोलते हो कि आज इस जगह का, मान लो कोई लोकेशन एक्स लोकेशन, इसका टेम्परेचर कितना 38 डिग्री सेल्सियस, तो उसका क्या मतलब है? आपने नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर किया है कि उसका जो मैं वो टेम्परेचर कितना है। वहां पे ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं है, ह्यूमिडिटी कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, हमने नॉर्मल बता दिया टेम्परेचर इतना है, नॉर्मल थर्मामीटर की हेल्प से मेजरमेंट लिया और टेम्परेचर रीड कर लिया, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और एक और टेम्परेचर होता है जिसमें ह्यूमिडिटी का भी रोल है, मतलब वो अपने टेम्परेचर कैलकुलेशन में ह्यूमिडिटी भी उसमें आता है, तो उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ये तो यदि कहीं का वेट बल्ब टेम्परेचर यदि आपको बोला जाए 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है वहां पे हमने नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर नहीं किया, केवल थर्मामीटर लगा के रीडिंग हमने नहीं ली। वहां पे क्या है, ह्यूमिडिटी भी हमने कंसीडर किया। वो कैसे कंसीडर करते हैं? यदि आपको पता हो वेंटिलेशन में, यदि आपने पढ़ा हो बर्लिंग हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है ना जिसको आप रोटेट करते हो, वहां से आप क्या है कि ये WBT वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हो। तो होता क्या है वहां पे कि आपके पास ये थर्मामीटर लगा होता है। देखो थोड़ा सा बेसिक बता दें आपको, ये थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर में कुछ रीडिंग होती है, और कुछ हैंडल वैंडल टाइप का होता है, और उसमें क्या है, डायग्राम पे नहीं जाना है आपको, कॉन्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। और इस थर्मामीटर का जो एंड होता है ना, उसको क्या करते हैं आप, कुछ एक मिनट रुकिएगा, देखिए ध्यान से, ये कुछ हैंडल टाइप का होता होगा ऐसा कुछ, आपको जस्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, WBT का रोल कहाँ पे है, ऐसा कुछ रीडिंग होता होगा। और इसका जो थर्मामीटर का जो जो लोअर एंड होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसमें उसके दो बल्ब्स होते हैं उसमें। तो थर्मामीटर में एक ड्राई बल्ब होता है, एक वेट बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे दो बल्ब्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक बल्ब है, इसको क्या करते हैं अपन, इसको एक क्लॉथ से क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, जिसको बोलते हैं मुस्लिम क्लॉथ। इससे क्या, सबसे पहले तो सराउंड कर देते हैं, कवर कर देते हैं मुस्लिम क्लॉथ, और इसको क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, नॉर्मल जो वाटर है उसमें क्या करते हैं, सोक करा देते हैं, ठीक है। तो अब फिर इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन से होगा क्या कि जो ये वाटर है आपका, ये ऑपरेट होना स्टार्ट होगा। ये ऑपरेट का मतलब क्या है, ये ऑपरेशन होगा, तो आपने पढ़ा है जब भी ऑपरेशन होता है तो कूलिंग क्रिएट, मतलब ये बेसिकली कूलिंग क्रिएट करता है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, यदि कुछ है तो उससे रिड्यूस करेगा टेम्परेचर को, ठीक है। जब आप उसको रोटेट कर रहे हो, ये जो आपका वाटर है ऑपरेट हो रहा है, और ऑपरेशन से क्या होता है, कूलिंग, कूलिंग हो रही है। इसका मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उससे कुछ ना कुछ कम टेम्परेचर ही मेजर करेगा। ये इसकी वजह से जो थर्मोमीटर पर रीडिंग आएगी, ठीक है। ये वाली रीडिंग नहीं चेंज होगी, ड्राई बल्ब वाली आप रोटेट करने से कोई चेंज नहीं होने वाला। जो चेंज होगा वो कहां पे चेंज होगा, केवल जो आपका वेट वाला साइड है, इस वाले, या इसकी वजह से जो रीडिंग आएगी वेट वाले टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से चेंज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि मान लो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वो आपके पास वाटर वेपर्स पूरा है, भरा हुआ है, मतलब कि जितना हो सकता था मैक्सिमम, मान लो 100% वाटर वेपर है आपके एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब अब आपका एटमॉस्फेयर और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता, अब आप वो मॉइस्चर वो ले ही नहीं सकता, और इसका मतलब इवेपोरेशन रुक गया, इवेपोरेशन हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये इक्वल हो गया ड्राई बल्ब के,
मतलब दोनों चीजें सेम हो गई। नो इवेपोरेशन, कोई इवेपोरेशन का मतलब नो कूलिंग, नो कूलिंग मींस कि जो टेम्परेचर है ड्राई बल्ब का वही वेट बल्ब हो गया। मतलब ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, मैक्सिमम जो मॉइस्चर है या वाटर वेपर से वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसका मतलब इससे ज्यादा होल्ड ही नहीं कर सकता आपका एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो गई, क्योंकि क्या है कि जितना मैक्सिमम हो सकता था एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकता था वेपर्स को, वो कर चुका है। वो कब करेगा, जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। इसका यही मतलब हुआ ना कि जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी 100% जो आपका वाटर वेपर होल्ड कर चुका है, और ज्यादा होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। आप रोटेट कर रहे हो, टेम्परेचर अभी भी उतना ही बता रहा है जितना ड्राई बल्ब है। क्योंकि रिड्यूस क्यों हो रहा है, इवेपोरेशन हुआ, वो जो ऑपरेशन होने में कूलिंग हुई, कूलिंग वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ। तो यहाँ पे जब आप थर्मोमीटर में रीडिंग लेते हो तो वो कुछ ड्राई बल्ब से कुछ कम आता है। हमेशा आपका जो वेट बल्ब होगा ड्राई बल्ब के बराबर होगा या छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी। इसका मतलब है कि आपका जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो क्या है आपका 100% है। ये आई होप समझ में आया होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है ये आपको बता दें। RH होता है वाटर वेपर कंटेंट, वेपर कंटेंट, वेपर, यहां पे लिखना सही नहीं है क्या, यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। वेपर कंटेंट, वेपर कंटेंट एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, किसी भी टेम्परेचर T पे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर कंटेंट है वो डिवाइडेड बाई सैचुरेटेड वेपर कंटेंट, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेपर कंटेंट। ये शब्द को देख के घबराना नहीं है ना, ये सब सैचुरेशन क्या होता है ये सब पढ़ेंगे वेंटिलेशन में इन डेप्थ तरीके से। एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, एट सेम T, नहीं फिर आप कहोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये देखने को मिलता है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है, मान लो कि एटमॉस्फेयर जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है किसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे नॉर्मली एटमॉस्फेयर में कितना वो है वाटर वेपर है, इसके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हो क्या रहा है कि हमने क्या बताया, जब दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि इक्वल होने का मतलब जो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी आपके पास मैक्सिमम वाटर वेपर उसके पास चले गए हैं, तो जो वाटर वेपर कंटेंट है ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका मतलब है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1, इसका मतलब कितना परसेंटेज में हो गया, परसेंट में हो गया 100। तो वही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द फेस एनवायरनमेंट परसेंटेज 100। ऑप्शन नंबर डी यहाँ जब क्लियर होगा। इसको आप और इन डेप्थ में पढ़ोगे, ये हाइग्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट यदि आपको पता हो, वेंटिलेशन और पढ़ोगे, डीबीटी डब्ल्यूबीटी क्या होता है, वहां से चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। Figure below shows 4 profiles of ELR, environmental lapse rate. Given the diabatic lapse rate equal to -10, the atmosphere is highly unstable for the profile. तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम क्या दो टर्म्स यूज करते हैं, दो पैरामीटर्स, DLR ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, और एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंट लैप्स रेट, जो नॉर्मली एक्चुअली दिख रहा है आपको। DLR क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, आप कैलकुलेट करते हो। तो DLR होता है, पहले समझते हैं लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट का मतलब है कि कैसे जो है आपका एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप अपने नॉर्मल सरफेस से ऊपर जाते जाओगे आप महसूस करोगे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि विद द एल्टीट्यूड जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसी को बोलते हैं अपन क्या, लैप्स रेट। अब ये लैप्स रेट अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है ड्राई एडियाबैटिक, मतलब एडियाबैटिक तरीके से थ्योरेटिकली कितना आपका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है हाइट के साथ, उसको बोलते हैं ड्राई एडियाबैटिक। और जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, मतलब नॉर्मल एनवायरमेंट में आप ऊपर जा रहे हो तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है आपका टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो रहा है, उसी के रेशियो को बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मतलब ELR आप बोल सकते हो सिंपली, ELR इक्वल टू डेल्टा क्या, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा H। मतलब यदि आपका ये एटमॉस्फेयर है तो यहां से H डिस्टेंस पे जैसे आप ऊपर गए तो यहाँ पे मान लो कुछ टेम्परेचर T है, और जब यहाँ पे आप पहुंचे T1 है, और ये इसको H1 बोल दिया, और ये आपका H2 डिस्टेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे ELR की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, ELR की वैल्यू यहाँ पे ELR हो जाएगा आपका, यहाँ पे T1 जब आपने जो H1 डिस्टेंस मेजर की तो टेम्परेचर वहां पे T1 था, जब आप H2 डिस्टेंस पे गए तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई जो हाइट का डिफरेंस कितना है, H2 टोटल है माइनस H1, तो हाइट डिफरेंस कितना है, H2 माइनस H1। तो ये आपका ELR हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लैप्स रेट कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है विथ एल्टीट्यूड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ये आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसको यहाँ पे
इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब आपको बता दें, ज्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एटमॉस्फेयर हाई अनस्टेबल कब होता है? तो अनस्टेबल कब होता है? अनस्टेबल कब होता है आपका? अनस्टेबल कब होता है? जब अनस्टेबल व्हेन आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, जब आपका जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ELR जो है वो जो है ग्रेटर है किससे? DLR से, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट्स। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आपका जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो जब आपका DLR से बड़ा होगा तो जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वो होगा अनस्टेबल, ठीक है। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो। जस्ट अपोजिट, जब आपका ELR छोटा हो, यानी जब ELR स्मॉलर देन DLR, तब क्या होगा? एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस केस में। आपके पास DLR की वैल्यू दे रखी है -10, तो हमको चेक करना है ये माइनस क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए माइनस साइन हमने दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस का क्या मतलब है। तो इस लाइन को देखिए, ओपी लाइन को देखिए। तो यदि आप ओपी लाइन को देखेंगे ध्यान से, ओपी को ध्यान से देखिए, तो इस ओपी का ELR कैलकुलेट कीजिए। आप ओपी का ELR कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर ओपी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो जो ELR होगा ओपी का वो कैसे निकालोगे? हमने अभी क्या बताया कि आपने H1 पे एक टेम्परेचर मेजर किया, H2 पे एक टेम्परेचर मेजर किया, फिर वहां से आप ELR कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ओपी को ध्यान से देखिए। तो इस ओपी पे ये वाला आपको पता है, ये वाला पॉइंट पता है आपको, और यहाँ पे आपको ये क्या पता है? टेम्परेचर पता है, और ये एक पॉइंट पता है, ठीक है। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये है, तो ये कोऑर्डिनेट ये हो गया आपके पास। इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखा है? जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 25, ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है कितना? 0.5, और यहाँ पे कितना? 35 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? ELR। कैसे निकालोगे? तो मान लो आपने स्टार्ट किया कहाँ से? स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हो, तो फाइनल आपके पास है 25। तो 25 ये क्या है आपका? बाद का वो है टेम्परेचर है, माइनस इनिशियली 35 था, डिवाइडेड बाई एल्टीट्यूड की बात करें तो इनिशियली क्या था? 0 की बात कर रहे थे, 0.5 की बात कर रहे हैं, तो फाइनल 0.5 माइनस 0। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 20। तो ओपी प्रोफाइल के लिए जो आपका ELR है वो कितना आ रहा है? माइनस का 20 आ रहा है। सिमिलरली OQ कैलकुलेट करेंगे। OQ के लिए ध्यान से देखिए, फॉर OQ में ध्यान से देखिए, इस वाले केस को देखिए। तो यहाँ पे भी आपको ये कोऑर्डिनेट पता है। ये कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? 25,1, और ये आपको क्या है? 35 दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो ELR आ जाएगा इसी तरीके से जैसा हमने बेसिक बताया। तो ये आता है माइनस का 25 माइनस 35 आ जाता है माइनस का 10। तो ये तो DLR के बराबर ही हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका देखिए ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप कितना भी ऊपर चले जाओ तो टेम्परेचर वही बना हुआ है। तो ये भी अनस्टेबल का केस, तो ये भी नहीं हो सकता किसी तरीके से। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? किसके बराबर है? DLR के बराबर है। और ये वाला केस तो जस्ट अपोजिट है। ये हो क्या रहा है? इन्वर्जन, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये भी अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये भी केस पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा आपके पास सबसे आपका सॉलिड केस, ये कौन सा? ओपी केस में जो आपका एटमॉस्फेयर हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये जो ओपी वाला केस है, इस केस में आपका एटमॉस्फेयर हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें कौन सा प्रोफाइल है जो हाईली अनस्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी। तो आई होप आपको बेसिक ELR का मतलब समझ में आया होगा। लैप्स रेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो आप इसको और इन डेप्थ भी आप सर्च कर सकते हो। इसके बारे में आपको यूट्यूब गूगल में काफी कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हमने आपको बेसिक बता दिया कैसे चेक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द केमिकल्स, ये कहाँ से है? आपका डेवलपमेंट से है। वहां पे एक्सप्लोजिव वगैरह जो पढ़ते हो आप, डेवलपमेंट, माइन डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, माइन डेवलपमेंट। माइन डेवलपमेंट, तो इसमें क्या लिखा है? द केमिकल्स यूज इन अ फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आर। तो जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? फायर को बुझाना, मतलब आग बुझाने के लिए हम ये पर्टिकुलर फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे फोम क्या होता है? एक टाइप का कोलाइड होता है। जैसे सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, उस तरीके से कोलाइड भी है। अरे फोम भी एक टाइप का कोलाइड है। तो उस तरीके, इसमें नहीं जाना आपको अंदर क्या है, इस पे हम ध्यान देंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर करेगा क्या? जैसे आपको आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यदि आप किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, कुछ ऐसा क्रिएट करें, एक मतलब कवर क्रिएट कर दें, ब्लैंकेट क्रिएट कर दें,
किसकी, कि जहाँ पे O2 की जो सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वहां से सीधा सा फंडा है कि वहां पे आपका जो फायर है उसको कंटिन्यूस जलने के लिए, फायर को कंटिन्यू रहने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए थी, आपने सप्लाई काट दी, सप्लाई बंद कर दी, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका फायर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है कि दो केमिकल्स हम जनरली यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं, मैं मेनली दो केमिकल्स यूज करते हैं, वो दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों केमिकल, तो CO2 क्रिएट करते हैं और CO2 का एक फोम बनाते हैं। फोम बनाते हैं इसका मतलब कि जहां पे भी जो बर्निंग सरफेस है उसके चारों एक ब्लैंकेट क्रिएट कर दिया, जिसको बोल सकते हो एक कवर क्रिएट कर दिया। उस कवर में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, रुक गई। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो फायर है अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो हो क्या रहा होता है कि वो दोनों केमिकल क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं ये दोनों, तो ये फोम क्रिएट करते हैं। और फोम में क्या बेसिकली क्या होता है आपका CO2 होता है। ठीक, और भी बाकी चीजें होती हैं, लेकिन ये फोम होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्लस और उसका एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करता क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बर्निंग सरफेस से क्या रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये फायर को रोकने में सक्षम होता है। तो एक अच्छा एक्सटिंग्विशर है जो कि यूज होता है, ये दोनों केमिकल्स यूज होते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इज द रिक्वायर्ड केमिकल यूज्ड इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो आई होप क्लियर होगा। बाकी ज्यादा इन डेप्थ में इसको जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहां पर समझा जाएगा इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 23, अब आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। तो चीजें क्लियर होंगी ना। चलिए 24 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से, माइन वेंटिलेशन से है। वेंटिलेशन, माइन वेंटिलेशन, आपको टॉपिक बताना जरूरी है जिससे आप एनालाइज कर पाओगे। माइन वेंटिलेशन, ये आपका जो क्वेश्चन है माइन वेंटिलेशन से आया हुआ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, ग्राफ दिख रहा है। यदि कोई नॉर्मल बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी ग्राफ का अच्छे से आइडिया है और उसने थोड़ा सा वेंटिलेशन पढ़ रखा है तो भी एक क्वेश्चन बना सकता है। ये सब टर्म यदि उसको नए नए भी लग रहे हैं ना, फिर भी बन जाएंगे उससे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेशर हेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ माइन फैन एंड माइन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मतलब माइन का जो अपना खुद का जो रेजिस्टेंस वाला कर्व है, जब माइन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व और जो फैन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, उनके बीच हमें क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो किसका ग्राफ है, वाई एक्सिस में हेड है, हेड मींस प्रेशर भी आप इसको बोल सकते हो, दिस इज प्रेशर वर्सेस दिस इज क्वांटिटी। तो P वर्सेस Q को हमें क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है। किसका कर्व है, एक माइन का है एक फैन का है। तो उसने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ नोमेनक्लेचर दे रखा है, तो बोल रखा है कि पॉइंट्स को उसके नोमेनक्लेचर के साथ क्या कीजिए, मैच कीजिए। तो ये वाला जो कर्व होता है, ये क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है यदि आपको पता हो, यदि आपने पढ़ा हो एटकिंसन इक्वेशन, या फिर उसी को मॉडिफाई करते हैं तो स्क्वायर लॉ ऑफ माइन वेंटिलेशन भी उसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा P इक्वल टू, ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो क्या होता है, RQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन का है। ठीक है, P इक्वल टू RQ स्क्वायर का। ये किसका है, ये आपका माइन का है। ये माइन की प्रेशर वर्सेस क्वांटिटी के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बाकी जो दो है, ये जो है ये वाला कर्व है, ये वाले कर्व के जो थोड़ा सा क्या है, जिसमें कोई आपको दिख नहीं रहा चीजें क्लियर से। ठीक है, लीनियर नहीं है, इसको बोलते हैं एक्चुअल स्टैटिक हेड कैरेक्टरिस्टिक। ये किसका है, फैन का है। मतलब फैन का जो प्रेशर वेरिएशन किस तरीके से होता है, अलग अलग क्वांटिटी पे जो प्रेशर है क्रिएट करता है फैन, वो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कर्व है, ये क्या है यूलर ने क्या है, उन्होंने एक हेड कैरेक्टरिस्टिक दी है कि जनरली फैन का जो वो होता है आपका जो प्रेशर वेरिएशन वो इस तरीके से होता है ना, हाइपोथेटिकली कैलकुलेट किया होगा थ्योरेटिकली और वो पाया होगा कुछ ऐसा पाया होगा, पर ये एक्चुअली ऐसा होता है। जो फैन का जो प्रेशर वर्सेस क्वांटिटी कर्व एक्चुअली आप ऐसा देखते हो एक्सपेरिमेंटली मतलब जब आप एक्चुअली फैन माइन में लगाते हो तो वहां पे प्रेशर वर्सेस क्वांटिटी ऐसे वेरी करता है, पर इन्होंने कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली तो उन्होंने पाया कि लीनियर होता है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं, वो डेविएशन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट है, Q, R और P। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो R पॉइंट है, जहां पे बेसिकली जो दोनों, जो आपका फैन वाला कर्व है और जो माइन का कर्व है, दोनों जहां पे मीट करते हैं, मीट मींस कि कट करते हैं एक दूसरे को, वो जनरली क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। ऑपरेटिंग मतलब कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद का जो प्रेशर वर्सेस, मतलब फैन को आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि उसका प्रेशर और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप है वो इससे पहले का ना हो, उसके बाद का हो। ठीक है, यानी जो भी आप प्रेशर क्रिएट करना चाहोगे या जो भी क्वांटिटी आप चाहते हो उस फैन के द्वारा कि फैन जो है इतना प्रेशर क्रिएट करे, वो कहां से कैलकुलेट करोगे, इस ऑपरेटिंग पॉइंट से। वो इससे कम नहीं होना चाहिए, उसका जो भी बोल सकते हो क्या,
क्वांटिटी जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी क्वांटिटी उसको माइन में सप्लाई करना ही है, वो मिनिमम क्वांटिटी है, उससे ज्यादा कर सकते हो आप। तो ये फैन को क्या बोल सकते हो, फैन जब बनाया जाता है, माइन फैन क्रिएट किया जाता है, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट उसमें ऑलरेडी मेंशन किया जाता है कि इसको ऑपरेट करते समय इस चीज का ध्यान रखना है, इससे मिनिमम क्वांटिटी ये डिलीवर ना करे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, आर को बोलते हैं हम क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आर जो है आपका क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप एक और देख रहे हो, क्यू देख रहे होगे, उससे जस्ट पहले है। तो क्यू को बोलते हैं स्टॉल पॉइंट। स्टॉल पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्टॉल पॉइंट का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि आपका जो इसको भी जो इस कर पे इसको भी ऑपरेटिंग पॉइंट ही बोलते हैं, पर ये ऑपरेटिंग पॉइंट से थोड़ा सा पहले होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये कि इस पॉइंट पे जो आपका फैन का जो एक्चुअल प्रेशर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका सराउंडिंग है, जो माइन है, उसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। क्योंकि क्या है, यदि आप एक सर्टेन प्रेशर या क्वांटिटी, एक सर्टेन प्रेशर के बाद आप नीचे जाओगे या क्वांटिटी कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैन है वो आपने क्यों लगाया माइन में, एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए। मतलब नेचुरल जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो तो जो मैकेनिकल सॉरी जो आर्टिफिशियल वो नेचुरल वेंटिलेशन है वो तो है ही, लेकिन आप चाह रहे हो ना कि और से ज्यादा फ्रेश एयर सप्लाई कर पाओ इमरजेंसी केसेस में। तो फ्रेश एयर की सप्लाई को मेंटेन रखने आप फैन लगाते हो। तो फैन ऐसा लगाना है ना कि जो रेजिस्टेंस है माइन का उसको ओवर पावर कर जाए। ऐसा ना हो कि उसके रेजिस्टेंस की वजह से जो आप वो कर क्वांटिटी भेज रहे हो, वो जहां तक भेजना है आपको वहां पहुंच ही नहीं पा रही है, वहीं पे रिड्यूस हो जा रहा है ऑलरेडी। क्या है कि अब शॉक एब्जॉर्ब कर ले रहा है या आपका फ्रिक्शन लॉसेस हो जा रहे हैं, वो आप नहीं चाहते। तो इस पॉइंट में होता क्या है, इस पॉइंट पे ये भी एक ऑपरेटिंग पॉइंट की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो फैन का जो एयर फ्लो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यू इज द पॉइंट वेयर फैन का जो एयर फ्लो है, फैंस एयर फ्लो बिगिंस टू डिक्रीज, फैंस एयर फ्लो बिगिंस टू डिक्रीज और रिवर्स। इवन वर्स केस में यदि पॉइंट और इधर होता तो रिवर्स करना भी स्टार्ट हो जाता है। फैंस एयर फ्लो बिगिंस टू डिक्रीज और इवन रिवर्स, वर्स्ट केस में रिवर्स भी होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे होता क्या है, उसकी ब्लेड्स है ना वो भी डैमेज हो सकती है, मतलब फैन आपका पूरा का पूरा खराब भी हो सकता है, उसका डैमेज, वो ब्लेड टूट भी सकता है, ये भी पॉसिबल है। और इवन रिवर्स ये भी हो सकता है। तो ये जनरली ऑपरेटिंग पॉइंट्स हमेशा क्या होता है, पहले ही होता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉल पॉइंट। यहाँ पे आपका फैन के डैमेज होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। तो क्यू आपका क्या हो गया, स्टॉल पॉइंट हो गया, ठीक है। क्यू आपका क्या हो गया, स्टॉल पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक बचा है पी। अब यदि कोई बच्चा है जिसको ये वाला थ्योरेटिकल सेट ऑफ हेड नहीं पता है, तो भी वो बना सकता है। कैसे, कि इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपके पास क्या है, हेड है। मतलब वो फैन है, वो कुछ ना कुछ हेड क्रिएट कर रहा है, पर उस हेड के करस्पॉन्डिंग कोई क्वांटिटी डिलीवर नहीं कर रहा है। मतलब उससे ज्यादा ही यदि वो प्रेशर उसके पास रहेगा तभी वो क्वांटिटी एक्चुअली जो डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को, पी पॉइंट को बोलते हैं थ्योरेटिकल सेट ऑफ हेड। तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है आपका, P3 Q1 एंड R2, P3 Q1 एंड R2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, आई होप क्लियर होगा ये, P3 Q1 एंड R2, ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 हो गया आपका 25, ठीक है। तो आई होप वो क्लियर होगा। आगे बढ़ते 25 की तरफ। तो ये तो मेमोरी बेस्ड है, मतलब ये याद करना पड़ेगा, CMR से क्वेश्चन है ये। तो इसको बोल सकते हो, ये कहाँ पे आता है टॉपिक, अंडरग्राउंड हजार्ड्स में हमें लग रहा है, वहां पे एक टर्म है कि आपको CMR वगैरह पढ़ना है, माइन रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, वहां पे हमें लगता है। तो यूजी हजार्ड से क्वेश्चन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वाले में तो ये पढ़ने के लिए दिया नहीं है सिलेबस में, तो यूजी हजार्ड से क्वेश्चन, वहां पे है रूल रेगुलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका अंडरग्राउंड हजार्ड से। तो इसमें क्या है कि लिखा है, एज पर CMR 2017 द हॉलेज रोप शैल बी रिकैप्ड वंस एटलीस्ट इन एवरी। तो जो हॉलेज रोप्स आप यूज करते हो, जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज करोगे तो वियर एंड टियर क्रिएट होगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या ना क्या कमी आएगी। हो सकता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको यूज ना करो, रिप्लेस करना पड़े। तो वही कह रहा है कि इसकी रीकैपिंग हमें करनी पड़ती है, तो कितने सर्टेन टाइम के बाद उसको रीकैप करना पड़ता है। तो CMR 2017 जब आप देखोगे, वहां पे आप ध्यान से देखिएगा, कोई पर्टिकुलर नंबर है वहां पे, वो आपको मिल जाएगा। उसमें ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि हॉलेज रोप्स को रिकैप करना है हर 6 महीने में, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा। तो हर 6 मंथ के बाद आपको उसकी रिकैपिंग करानी चाहिए, ऐसा CMR बोलता है, कोल माइन रेगुलेशन ऐसा कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर होगा, सीधा सा क्वेश्चन उठा के दे दिया CMR से। अगले आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन विजुअल होगा, लिखा क्या है, ये आ गया न्यूमेरिकल आपका, ये कहाँ से है, ये है सिस्टम इंजीनियरिंग से और भी क्विंग मॉडल से है। तो
ये आपका क्वेश्चन हुआ सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये आपका क्वेश्चन है सिस्टम इंजीनियरिंग से। क्या लिख रखा है इन सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन द लोडिंग टाइम ऑफ अ डंपर इज 3 मिनट, द सॉवल सर्व्स 8 डंपर्स, इफ द साइकिल टाइम ऑफ अ डंपर इंक्लूडिंग इट्स लोडिंग टाइम इज 22 मिनट्स, द वेटिंग टाइम ऑफ अ डंपर इन मिनट। तो हो क्या रहा है आपके पास, ये मान लो एक सॉवल है, ये सॉवल है आपका, इसको हमने सॉवल बोल दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, ये किसको लोड कर रहा है, ठीक है, ये कहीं पे मान लो लोड कर रहा है किसको, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके पास क्या लगे हुए हैं, ट्रक्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये ट्रक्स लगे हुए हैं आपके पास इस तरीके से। कितने ट्रक्स हैं आपके पास, 8 ट्रक्स, ठीक है। ये इनको क्या कर रहा है, लोड कर रहा है इनको, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्रक्स हैं वो कितने हैं, 8 है, या इसको डंपर बोल सकते हैं, सॉरी। तो सॉवेल है वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है मटेरियल को, और डंप पे क्या डंपर पे लोड कर रहा है। तो डंपर क्या है, उस पोजीशन से जहां भी उसको डिस्पैच करना है, जो भी अनलोडिंग पॉइंट होगा वहां जाके अनलोड करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो लोडिंग टाइम है डंपर का, तो डंपर को लोड होने में जो टाइम लग रहा है, समझ रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, जो सॉवेल होगा वो लोड करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उठाया और एक ही बार में लोड कर दिया, क्योंकि डंपर की कुछ कैपेसिटी होगी और सॉवेल की कुछ कैपेसिटी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों कैपेसिटी सेम है, जितना सॉवेल उठा के डालेगा वो डंपर में चला जाएगा तुरंत एक बार में, ऐसा होगा नहीं। इसलिए इसका यहाँ पे लिखा है कि सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन लोडिंग टाइम डंपर का 3 मिनट है। तो लोडिंग टाइम है, एक डंपर को लोड करने में कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो हमारे पास 8 डंपर्स हैं, उसको 8 डंपर्स को लोड करना है। तो एक डंपर का जो है, चूंकि 1 डंपर का जो लोडिंग टाइम है, 1 डंपर लोडिंग टाइम वो आपके पास कितना, 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स। और आपके पास द सॉवेल सर्व्स 8 डंपर्स, टोटल 8 डंपर्स उसको सर्व करना है। तो टोटल जो 8 डंपर्स का जो लोडिंग टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 डंपर्स का लोडिंग टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक के लिए 3 मिनट लग रहा है, तो 8 के 8 इंटू 3 दैट इज 24 मिनट लग जाएगा। इतना उसको टोटल लोड करने में, 8 डंपर्स को लोड करने में समय लगेगा। देखिए अब ध्यान से समझिए इसको, कि जो साइकिल टाइम है डंपर का वो 22 मिनट है। साइकिल टाइम का मतलब कि मान लो यहाँ पे कहीं पे इसका क्या है, इसको अनलोड करना है, दिस इज द अनलोडिंग स्टेशन, इसको हमने बोल दिया अनलोडिंग स्टेशन। समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, ये आपको आगे मैच फैक्टर वगैरह समझने में भी हेल्प करेगा। इसको हमने बोल दिया अनलोडिंग स्टेशन, जहां पे उसको अनलोड करके वापस आ जाना है, इसको हमने बोल दिया अनलोडिंग स्टेशन, जहां पे अनलोड करेगा वो डंपर, ठीक है। तो हुआ क्या कि सॉवेल ने इसको भरा, और ये यहां से चला, और चला यहाँ पे इसने क्या किया, अनलोड किया, फिर ये वापस जाएगा अपनी पोजीशन लेगा, ठीक है। तो यहां से ये सॉवेल से इसको भरने से लेके, यानी जब इसने भरना स्टार्ट किया, लिखा है ना यहाँ पे कि इंक्लूडिंग इट्स लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम मतलब कि आपके पास डंपर खड़ा है और जो सॉवेल है उसको भर रहा है। तो जब से सॉवेल उसको भरना स्टार्ट किया, मतलब कि ये इसको भरना स्टार्ट किया और इसको भर लिया 3 मिनट में, फिर ये यहां से वापस आया, यहाँ इसको अनलोड किया, फिर ये वापस गया और फिर वहीं पे खड़ा हो गया, मतलब अभी तक इसको वहीं पे जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे फिर से क्या हो गया, अपनी पोजीशन ले लिया। अब फिर से सॉल्व भरना स्टार्ट करेगा, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जब भरने से लेके फिर वापस उसी पोजीशन तक आने तक। तो इसमें इसका साइकिल टाइम दे रखा है 22 मिनट दे रखा है। जो आपका साइकिल टाइम है टी साइकिल ऑफ डंपर, एक डंपर का जो साइकिल टाइम है वो हमें कितना दे रखा है, टीसी ऑफ डंपर दे रखा है 22 मिनट्स। अब समझिए इस चीज को, हो क्या रहा होगा, 8 डंपर्स हैं, 3 मिनट में इसको भर दिया, और जैसे इसको भरा ये वापस अपना ये क्या कर दिया, ये चलना स्टार्ट कर दिया, अपना चल के जाके अनलोड करेगा, फिर वापस आएगा। तो ये जब तक ये अपना मूवमेंट कर रहा है, यहां तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तब तक इसको ये 8 डंपर्स को ये भर रहा है। उस समय पे डंपर्स को भरता जा रहा है ना, इसको भरा, ये निकल गया वहां से, फिर दूसरे डंपर को भरा, फिर दूसरे डंपर को भी भरा, तो ये भी निकल गया। तो इस तरीके से इसको टोटल भरने में कितना समय लग रहा है, 3 मिनट पहले डंपर पे, 3 मिनट अगले डंपर पे, 8 डंपर्स हैं टोटल, यहाँ पे समय कितना लग रहा है, 24 मिनट। इसको टोटल भरने में 24 मिनट लग रहा है। और हो क्या रहा है कि जो पहला वाला डंपर था ये पूरा अपना अनलोड करके फिर वापस उसी पोजीशन पे 22 मिनट में आ गया, मतलब 24 मिनट तो टोटल लग रहा है भरने में उस सॉवेल को डंपर में, 8 डंपर्स में। लेकिन
क्या हुआ कि जो एक डंपर है वो 22 मिनट में ही क्या है वहां पे आ गया, इसका मतलब वो 2 मिनट क्या है वेट करेगा कि फिर से हम उसी पोजीशन पे आ जाएं, क्योंकि अभी उसने सॉवल ने पूरा का पूरा 22 मिनट में आठों के आठों डंपर नहीं भर पाया है, 24 मिनट लग रहे हैं उसको। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका वो हो जाएगा वेटिंग टाइम हो जाएगा डंपर का, वो कितना हो जाएगा, एक्चुअली 24 मिनट टोटल लग रहे हैं उसको भरने में आठों डंपर्स को, और 22 मिनट में ही वो आपका जो डंपर है वो डंपर भर के अपना अनलोड करके वापस आ गया। मतलब 2 मिनट वो वेट करेगा कि अब हमारा टर्न आएगा, अब हमें फिर भरेगा सवाल हमारी जो भी क्या बोलते हैं स्पेस है उसको, ठीक है। जो वेटिंग टाइम है क्या हो जाएगा आपका, वेटिंग टाइम हो जाएगा आपका सिंपली 24 इज अ टोटल टाइम जो सॉवल लेने वाला है, 22 जो है साइकिल टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिनट्स। तो आई होप ये क्लियर होगा वेटिंग टाइम कैसे हमने 2 निकाला। तो इसका जो आंसर है आपका कितना हो जाएगा इंटीजर में 2, ठीक है। तो जो वेटिंग टाइम ऑफ डंपर इन मिनट इज 2, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया था, ये पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ है नहीं। फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, तो इसके इंडेप्थ में नहीं जाते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला है। होता क्या है कि HMX एक्सप्लोजिव है, उस एक्सप्लोजिव में जो VOD है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन उस एक्सप्लोजिव की कितनी है, तो यहाँ पे हमें लिखिए जो VOD HMX का, ये हमें लिखना पड़ेगा। जो VOD है HMX का, जो एक्सप्लोजिव उसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन हमें दे रखा है कितना, 10,500, 10,500, और उसको टेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम बेसिकली ये काइंड ऑफ एक सर्टेन मेथड है कि जो कि VOD को मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, VOD के मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर मेथड। तो उसमें से एक पैरामीटर है, एक अननोन पैरामीटर उसको पूछ रहा है सिंपल सा। तो उसने बोला है कि किसकी हेल्प से, विद फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, जिसका VOD 7,000 मीटर पर सेकंड है, जो कि फिगर में हमें दिखाया गया है कि ये एक्सप्लोजिव है, और इस एक्सप्लोजिव को ये फ्यूज की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डिटोनेट करेंगे। तो इसकी खुद की डिटोनेटिंग स्पीड है, एक्सप्लोजिव की डिटोनेटिंग स्पीड है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रहा है, लीड प्लेट लगा रखा है, ठीक है। चलिए, तो उसने बोल रखा है इंप्रेशन मार्क ऑन लीड प्लेट विल बी ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फ्यूज। तो फ्यूज का ये मिड पॉइंट है, उससे किस सर्टेन डिस्टेंस में हमें इंप्रेशन मार्क मिलेगा, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस वो जानना चाह रहा है, व्हाट इज L, वो जानना चाह रहा है। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो डी ऑटरिच मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, ये कि जो VOD निकालने का जो तरीका है, VOD बेसिकली इस मेथड का मेन मोटिव है VOD, जो HMX एक्सप्लोजिव है सर्टेन टाइप का, उसका VOD मेजर करना ही इस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली मेथड होता है। तो जो VOD का यहाँ फॉर्मूला होता है, वो VOD का फॉर्मूला होता है D इंटू V नॉट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स L। L क्या है, वो जो इंप्रेशन मार्क जो है वो फ्यूज के सेंटर से लेके वो जहां पे इंप्रेशन मार्क उनके बीच की डिस्टेंस L है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका VOD क्या है, यहाँ पे VOD आपका क्या है, VOD है आपका कुछ नहीं, HMX एक्सप्लोजिव का VOD है, ये वाला जो VOD है ना, तो इसको आप बोल सकते हो HMX भी बोल सकते हो, या फिर हो सकता है किसी और एक्सप्लोजिव की बात कर सकता है। दिस इज नन बट VOD ऑफ HMX, और ये हमें दे रखा कितना, 10,500, 10,500 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला हमारे पास D है, D डिस्टेंस है। तो D क्या होता है आपके पास, D है लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, जो एक्सप्लोजिव के बीच की जो लेंथ थी वो दे रखी है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, ये भी हमें दे रखा है उसमें क्वेश्चन में, कितना दे रखा है देखते हैं, लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव। उसके बाद V नॉट जो है, ये जो V नॉट होता है, ये क्या होता है, VOD है किसका, फ्यूज का, डिटोनेटिंग फ्यूज का, VOD ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। ये अभी तक इस तरह के क्वेश्चन पीआईक्यू में नहीं आए थे, नया क्वेश्चन था ये। और इसके बाद L जो होता है, L जो हमें निकालना है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इंप्रेशन मार्क ऑन लीड प्लेट फ्रॉम मिड पॉइंट। तो ये जो है जो फ्यूज के मिड क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इंप्रेशन मार्क, डिस्टेंस ऑफ इंप्रेशन मार्क फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फ्यूज। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अभी कभी भविष्य में पूछा जा सकता है डेट में, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फ्यूज, ठीक है, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे VOD दिया है, लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव हमें दे रखा है, क्वेश्चन देखिए, ये डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव 1 मीटर है, और एक चीज और है, डिटोनेटिंग फ्यूज का भी VOD दे रखा है। तो ये हमें डिटोनेटिंग फ्यूज का VOD दे रखा है 7,000 मीटर पर सेकंड, और ये लेंथ दे रखी है 1 मीटर। इसने पूछा ये बता दो आप L क्या है, तो फॉर्मूले में रख दो सिंपल सा।
तो बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा आप तो 10,500 इक्वल टू डी, डी इज गिवन हाउ मच 1 मीटर, यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, 1 मीटर, दिस इज 1 इंटू वी नॉट, वी नॉट कितना हमें दे रखा है, वी नॉट दे रखा है 7,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू व्हाट इज एल, एल हमें निकालना है, तो ये दो आपके जीरोस कैंसिल हो गया ऐसे, और क्या है एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 70/2 इंटू 105, तो ये बेसिकली 35 से कट जाता है, 35 क्या है 35 गुना 70, तो 2 से 2 भी कैंसिल आ गया, कितना आ रहा है ये तो 1/3 आ गया 0.33, इसका आंसर कितना आता है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई क्या, ठीक है सही है, इतना ही आता है 0.33 मीटर ही आता है, तो जो लेंथ है वो जो सेंटर ऑफ फ्यूज से लेके वो जहां पे इंप्रेशन वो क्रिएट कर रहा हो कितना 0.33 मीटर, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.33 मीटर, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल तक यदि राउंड ऑफ करोगे तो 0.33 मीटर। और ये क्वेश्चन कहाँ से था, इसको बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को बोल सकते हो माइंड डेवलपमेंट से, ये क्वेश्चन भी आपका डेवलपमेंट से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 28, दिस इज द अगेन फ्रॉम रॉक मैकेनिक्स, गुड क्वेश्चन, बेसिकली अभी तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं था, तो ये क्वेश्चन आपका रॉक मैकेनिक्स से है, रॉक मैकेनिक्स, ठीक है, रॉक मैकेनिक्स, ये तीसरा क्वेश्चन था हमें लग रहा है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, तो लिखा है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन अंडरग्राउंड रॉक स्ट्रेटा हैविंग, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें 6 एमपीए दे रखा है, जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 38 दे रखा है, और जो फ्लूइड प्रेशर दे रखा है जो कि स्ट्रेटा में जो वो होता है बोर हम क्रिएट करते हैं, उसको फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए जो फ्लूइड प्रेशर लगाया जाता है उसको दे रखा है कितना 10 एमपीए, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1, तो इसको हम लेबोरेटरी टेस्ट में पढ़ेंगे, जब रॉक मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां लेबोरेटरी टेस्ट में जो इन सिटू स्ट्रेस मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं ना, उसमें से एक तरीका होता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे इसके हम डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पे कैसे फॉर्मूले को यूज करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, क्या होता है वो देखेंगे बाद में, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द इन सिटू स्ट्रेसेस, इन सिटू में कौन कौन से, यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे हम डिटरमिन करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एच, और क्या क्या होता है पैरामीटर आपके साथ डिस्कस करेंगे हम, सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एच इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा स्मॉल एच माइनस पीबी प्लस पीटी, अब पीटी नहीं सॉरी सिग्मा टी, तो यहाँ पे सिग्मा कैपिटल एच क्या होता है आपका, सिग्मा एच होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा एच इज नथिंग बट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और आपका जो सिग्मा स्मॉल एच होता है वो होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसके अलावा जो ये पीबी होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मींस वही जो फ्रैक्चर को इनिशिएट करने के लिए जो फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं, तो पीबी जो है ब्रेक डाउन प्रेशर, पीबी जो है ब्रेक डाउन प्रेशर, ठीक है, पीबी जो है ब्रेक डाउन प्रेशर, ब्रेक डाउन प्रेशर, और क्या एक टर्म बच गया, जो आपका सिग्मा टी होता है, दिस इज बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा टी तो समझ में आ रहा है, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे लिख दिया है सिग्मा टी आपका क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा टी इज नथिंग बट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा टी इज योर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अब क्या है कि अब निकाल, इसमें पूछा क्या है, सभी वैल्यूज दे रखी है आपको, पूछा है सिग्मा 1 निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रखिए, तो सिग्मा एच क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसको हमने बोल दिया सिग्मा 1, क्योंकि ये हमें निकालना है सिग्मा एच, इसको आप सिग्मा 1 भी बोल सकते हो, इसको आप सिग्मा 3 भी बोल सकते हो, तो सिग्मा 1 इक्वल टू आपके पास 3 टाइम्स सिग्मा एच मींस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 8 एमपीए, दिस इज योर 8, तो यहाँ पे इंटू 8 रख दिया, देन माइनस ऑफ पीबी ब्रेक डाउन प्रेशर कितना दे रखा, फ्लूइड प्रेशर 10 एमपीए का आपको चाहिए, प्लस फिर क्या है सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे रखी है उस रॉक स्ट्रेटा की 6 एमपीए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, वैल्यू रख दीजिए 3 × 8 24 माइनस 10 प्लस 6, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 20 एमपीए,
इसका मतलब जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है इस एक्सपेरिमेंट से आया कितना है 20 एमपी, तो वही पूछ रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, बेसिक सा है, मतलब बेसिक इन द सेंस कि बच्चे छोड़ देते हैं इस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड को, तो इसका फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिए क्या क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, वो पता होता तो सीधा एक नंबर का क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन मैथ्स का है, बेसिक सा है, लिमिट का बहुत ही बेसिक फंडा है, यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल लगा लो या फिर बेसिक तरीके से भी कर लो, हो जाएगा। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए, वो बता देते हैं आपको, क्या या पढ़ते आए हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि लिमिट एज टेंडिंग टू 0 tan y अपॉन y दिस वैल्यू इज 1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि लिमिट एज टेंडिंग टू 0 tan y अपॉन y इक्वल टू 1, ये इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, यदि आप चाहो तो एल हॉस्पिटल का भी यूज कर सकते हो, उस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan of 11x अपॉन tan of 5x, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, tan of 11 अपॉन tan of 5। अब है क्या यहाँ पे कि अब हम इसको इस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने आप ये क्वेश्चन सीधा सा हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं ऐसे हैं, देखिए ध्यान से, इसको करने के लिए क्या करो, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप देखिए ध्यान से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले को देखो कैसे हम चेंज करते हैं, 11x है, ऊपर नीचे क्या है 11x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 11x इंटू 11x, तो कुछ ये वाला फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, tan y अपॉन y, यानी जो ये न्यूमरेटर फॉर्म है वो भी यहीं पे है, क्योंकि x जब अप्रोच करेगा 0 को तो ये भी 0 पे अप्रोच करेगा, तो ये यहाँ पे इससे आपको परेशान नहीं होना है कि h लिखा है, सॉरी ये y होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली x अप्रोच करेगा 0 को तो ये भी दोनों 0 का अप्रोच करेंगे। ठीक है, इंटू 11x, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर वाला टर्म, डिवाइडेड y, इसको सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ 5x, ऊपर नीचे 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बेसिकली इफेक्टिवली ये 1 हो जाना है। अभी हमने बताया कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिस वैल्यू इज 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बेसिकली सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11/5। ठीक है, क्योंकि x ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10 5 2 10, 2.2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2.2, लिखा भी है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर हो गया आपका 2.2। अब इसको चाहो तो एल हॉस्पिटल भी लगा लो, उससे भी हो जाएगा, तो हमने आपको बेसिक तरीके से बता दिया इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, तो आई होप इस बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, लिख देते हैं आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का था, इजी सा क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैथ्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सा सीधा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से है, और ये हमने अच्छे से इसको समझा रखा था जब बेसिकली पढ़ा रखा था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द बॉक्स प्लॉट ऑफ अ डेटा सेट इज शोन बिलो, हमें एक बॉक्स प्लॉट दे रखा है। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बेसिकली क्वार्टाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट, तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बॉक्स प्लॉट में जो अलग अलग टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए जैसे कि ये सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है इस बॉक्स प्लॉट में, क्या रिप्रेजेंट करता है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, लोएस्ट डेटा, दिस इज लोएस्ट डेटा, लोएस्ट डेटा। ये जो है ये जो जहां से बॉक्स स्टार्ट होता है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, या इसको सिंपल बोलो तो Q1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन दिस सेंटर पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, दिस इज योर मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल, या सिंपली शब्दों में इसको Q2 भी बोलते हैं। और ये जहां पे ये प्लॉट ये बॉक्स खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज आल्सो Q3। और ये जो होता है, ये दिस पॉइंट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट डेटा, ये ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट डेटा। इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम ये डेटा को देखें तो डेटा का जो ऑर्डर होना चाहिए या तो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडम ऑर्डर में, तो यहाँ पे ऑर्डर्स का चेक कर लें, 15 16 20 25 27, ठीक है, ये ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हमारे पास पूछा है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो जब भी बॉक्स प्लॉट दिया होता है वहां पे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, IQR जिसको बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर सब वैल्यू हमें दे रखी है, बस हमें सिंपल सा फॉर्मूले में रख देना है। इंटर क्वार्टाइल जो आपका रेंज होगा दैट इज नथिंग बट IQR जिसको बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, Q3 माइनस Q1 होता है। तो हमने अभी बता दिया, यहाँ पे देखिए Q3 की वैल्यू कितनी है, ये Q3 होता है, ये वाला पॉइंट Q3 हमारे पास कितना है 35, यहाँ पे हमारे पास Q3 35 है, और जो Q1 होता है जहां से ये बॉक्स स्टार्ट होता है दिस इज 20। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल दिए सिंपल सा, 35 माइनस 20, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना 15। तो इसका मतलब इस डेटा सेट का इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है 15। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए IQR क्या होता है और ये अलग अलग पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, ये अगेन गुड क्वेश्चन फ्रॉम रॉक मैकेनिक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, उस पे है जो बेनेवास्की जो थे, उन्होंने क्या है कि RMR पे काफी काम किया था, तो उन्हीं के टेबल से एक्चुअली एक क्वेश्चन लिया गया जनरली, तो मॉडिफाइड RMR पूछ रखा है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका रॉक मैकेनिक्स से है, रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स से है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अनएडजस्टेड RMR ऑफ अ टनल रूफ इज 64, अ सिंगल ज्वाइंट सेट एग्जिस्ट इन द रूफ एज शोन इन द फिगर। तो ये हमें ज्वाइंट दे रखा है, मतलब हो सकता है आप एक जगह टनल क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है क्या, नहीं है ना कि रॉक स्टेटा एकदम वो हो बिना किसी डिसकंटिन्यूटी को, उसमें हो सकता है कुछ न कुछ डिसकंटिन्यूटी हो, फोल्ड हो, फॉल्ट हो, ज्वाइंट हो। तो इस वाले केस में क्या है, ज्वाइंट दिखा रहा है कि ज्वाइंट है, और उसी के आप मतलब उस ज्वाइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक टनल उस रॉक स्टेटा में क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली राइट साइड में, ये क्या है, टनल ड्राइविंग डायरेक्शन। एक मिनट, ये जो डायरेक्शन है आपकी टनल ड्राइविंग डायरेक्शन है, और जो ये डायरेक्शन है ये ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2D में। चलिए अब बोल रखा है कि एक सिंगल ज्वाइंट सेट एग्जिस्ट करता है, उसमें इसकी जो अनएडजस्टेड रीडिंग है, जो इनिशियल रीडिंग RMR की वो कितनी है 64। अब हमें एक टेबल दे रखा है, टेबल में जो ज्वाइंट का डिप है कितना है 20 to 45, और इसी के बीच में आ रहा है, तो ठीक है। उसमें क्या है कि यदि ड्राइव जो है, ये जो आप टनल क्रिएट कर रहे हो, ये जो डिप की डायरेक्शन में है, तो हमें एक रेटिंग यूज करनी कितना -2। तो बेसिकली RMR में हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया कि जो रॉक मास है, रॉक स्ट्रेटा है, उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर उन्होंने सेट किए, कि अलग अलग पैरामीटर से हम एक, मान लो आपके पास एक रॉक बॉडी है, 2 रॉक बॉडी है, कैसे कंपेयर करोगे कौन सी रॉक बॉडी स्ट्रांग है, कुछ न कुछ आपको रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे ना, कुछ कुछ पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स पे एक आपने एक वैल्यू बना दी रेटिंग, और जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी इस अलग अलग पैरामीटर्स पे, उस रॉक बॉडी को बोल देंगे, रॉक स्ट्रेटा को उतनी कंपिटेंट है, उतनी स्ट्रांग है। तो बेनेवास्की ने यही किया था कि उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स लिए थे, जैसे बहुत सारे पैरामीटर हैं कि आपका वो क्या है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कई सारी चीजें थी वहां पे। उसका ओरिएंटेशन कितना है, क्या बोल सकते हो, जो रॉक स्ट्रेटा है उसमें ज्वाइंट क्या प्रेजेंस कितना है, कई सारे उन्होंने पैरामीटर्स चूज किए। उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग उस रॉक बॉडी को एक रेटिंग दी जाती है, और उस रेटिंग से आप फाइनली एक RMR निकालते हो, जिसको बोलते हैं रॉक मास रेटिंग। तो उस रेटिंग को देख के आप ये बता सकते हो कि रॉक का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है। तो फिर इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया लोगों को, उन्होंने मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो इनिशियली RMR था, जब हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं ज्वाइंट को, तो वो कितना था 64 था, लेकिन अब हम ज्वाइंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, इससे इसके RMR में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि ये ज्वाइंट है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है रॉक बॉडी की घटेगी ही, इसलिए जो रेटिंग है वो भी नेगेटिव में है। तो वो थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हो वहां से। तो लिखा है कि यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो डिप की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिप है, तो आप कितना रेटिंग उसमें ऐड करो -2, मतलब इतना रेटिंग और ऐड करके एक नया RMR बताओ, और यदि वो अगेंस्ट डिप है तो रेटिंग क्या हो जाएगी -10। तो जो टनल की डायरेक्शन है, वो ड्राइव की डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हम क्या बोल सकते हो आप, स्ट्राइक डायरेक्शन से। उसकी स्ट्राइक की डायरेक्शन क्या है, जो ज्वाइंट प्लेन है उसकी स्ट्राइक की डायरेक्शन में जो डिप की वो टनल की डायरेक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइव इन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइव विथ डिप, और यदि स्ट्राइक की डायरेक्शन अपोजिट है उसके टनल के, उसको बोलते हैं ड्राइव अगेंस्ट डिप। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ये 2D में दिखाया गया, इसकी जो स्ट्राइक की डायरेक्शन होती है ये कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, ये जो आपका स्ट्राइक की डायरेक्शन है, तो ये जो स्ट्राइक की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, टनल की डायरेक्शन में है, पैरेलल है इसके।
इसका मतलब ड्राइव विथ डिप, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, एक यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, रुकिए एक मिनट। यहाँ पे स्ट्राइक की डायरेक्शन हम यहाँ गड़बड़ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिख क्या रहा है कि जॉइंट बीसी डायरेक्शन में है और टनल बीसी डायरेक्शन में, क्या करोगे, तुरंत मान लोगे ड्राइव विद ट्रिप और सॉल्व करके रख दो, जो कि गलत है। देखिए कैसे करना है इसको, यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश है, जो कि हो गई यहाँ से। देखिए क्या है, आपको यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि जो ये टनल की जो ड्राइविंग डायरेक्शन है, जो ज्वाइंट है उसी के डायरेक्शन में है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब आप इसका इस ज्वाइंट का वो देखोगे, स्ट्राइक और डिप की डायरेक्शन पता करोगे, तो होगा क्या कि इस टनल की जो ड्राइविंग डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट आएगा इसका स्ट्राइक की डायरेक्शन, ठीक है। इस ज्वाइंट का जो स्ट्राइक डायरेक्शन होगा उस इस टनल के ड्राइविंग डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ड्राइव विथ डिप या ड्राइव अगेंस्ट डिप किस पे निर्भर करता है कि स्ट्राइक की डायरेक्शन क्या है, किसकी, इस ज्वाइंट की। तो इस ज्वाइंट की जो स्ट्राइक डायरेक्शन है इस टनल ड्राइविंग डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट होगा। तो स्ट्राइक और डिप की डायरेक्शन कैसे अपन डिटरमिन करते हैं वो हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे रॉक मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे अभी तक के लिए समझो, ये डायग्राम से नहीं जाना है कि डायग्राम से आपने देखा आपको लग गया कि उसी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपको कौन सा पैरामीटर यूज करना है, ड्राइव अगेंस्ट डिप, ठीक है। तो इसकी रेटिंग कितनी, -3। तो जो नया न्यू आरएमआर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, न्यू आरएमआर वो हो जाएगा, जो ओरिजिनल आरएमआर था दैट इज 64 प्लस जो नया जो पैरामीटर ऐड किया उसकी रेटिंग कितनी, -10। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 54। तो ये जो आपका जो लिखा है ना, द यूजिंग दिस टेबल द आरएमआर इज दिस, तो आरएमआर इसका कितना हो जाएगा, 54। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा नया था, जो क्वेश्चन पूछा नहीं जनरली। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा है, कहां से, वेंटिलेशन से है। माइन वेंटिलेशन, इसमें क्या है, सिंपल सा एक वेंटिलेशन नेटवर्क है, द 3 एयरवेज हैं आपके पास, मतलब ऐसा कुछ है। 3 एयरवेज का मतलब ऐसा कुछ है, मान लो पहला एयरवे है और ये दूसरा एयरवे है और ये आपके पास तीसरा एयरवे है, ठीक है। तो 3 एयरवेज विद रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 4, पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 6.25 है, ठीक है, और तीसरे वाले का 9 है। सब एसआई यूनिट्स में दे रखा है, इसलिए हम लिख नहीं रखे हैं। और लिखा है ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बोल रखा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो पैरेलल के लिए आपने इक्विवेलेंट नेटवर्क, यदि कोई जो माइन एयरवेज का जो कनेक्शन हो पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वेंटिलेशन, 1/√R इक्विवेलेंट इक्वल टू, वो होता है 1/√R1 प्लस 1/√R2 प्लस, इस तरीके से ये क्या है, यदि मान लो n नंबर ऑफ आपके पास वो है एयरवेज हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ तक, ये जनरल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करिए। तो चलिए अगले स्लाइड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंट होगा 1/√R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, 1/√R1। R1 कितना है आपके पास, R1 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, 4, 6.25 और 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/√6.25 और प्लस 1/√9। इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को, राइट हैंड साइड को, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, सॉल्व करिएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको जो वैल्यू आती है, ये पूरा सॉल्व करने पे आता है 1.233, ठीक है, 1.233। ये आपका आ रहा है 1/√R इक्विवेलेंट। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका स्क्वायर करके फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और वो वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 0.66, अप्रोक्सीमेट करने पर 2D तक 0.66। ऐसा यूनिट्स में कितना है, NH2m-8। तो आई होप बिल्कुल सीधा सा था, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बस आपको पता हो। कई लोगों से गलती क्या हुई, उन्होंने जो बेसिक पैरेलल वाला रेजिस्टेंस में पढ़ते 1/R लगा दिया होगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उनका रेंज से बाहर निकल गया होगा। तो आई होप क्लियर होगा, क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन बोर्ड एंड पिलर पैनल द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन कहां से, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड से है, ठीक है, ओएमएस पूछ रखा है, आउटपुट पर मैन शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये क्वेश्चन है आपका इजी सा है और माइनिंग मेथड से ही है।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माइनिंग मेथड, और ये ऐसा क्वेश्चन पीआईक्यू में भी 3-4 बार आ चुका है, रिपीट ही हुआ है, कुछ डेटा बस चेंज कर दिया, क्या किया। और तो लिखा क्या है कि हमें ओएमएस निकालना है। तो ओएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ओएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। ओएमएस ओएमएस नथिंग बट, अगले स्लाइड में देखते हैं ओएमएस क्या होता है। ओएमएस आपका होता है प्रोडक्शन पर शिफ्ट, प्रोडक्शन पर शिफ्ट, और चूंकि ये टन में पूछ रखा है तो हम यहाँ टन पे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जो उस शिफ्ट में नंबर ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैन पावर पर शिफ्ट जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो मैन पावर एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं उसमें, मैन पावर एम्प्लॉयड पर शिफ्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पहले, सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन, सबसे पहले हम प्रोडक्शन निकालेंगे पर शिफ्ट में। तो जो प्रोडक्शन है वो कितना है, यहां से देखिए प्रोडक्शन कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए वो जो फेस है, जो ऐसा फेस कुछ होगा, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए 3D में। तो जो फेस की जो डायमेंशन में दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, फेस की 4.2 है, और ये जो हाइट है कितनी दे रखी है, 2.5 है। और ये जो पुल आप मार रहे हो, पुल मतलब कि जब आप वो ब्लास्टिंग करते हो ना, उसमें कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह भरते हो, तो उससे कितनी डेप्थ तक आप क्या बोलते हैं वो ब्लास्ट करना चाह रहे हो। तो ये पुल, इसमें लिखा है एवरेज पुल 1.2 मीटर का, इतना तोड़ रहे हो आप। तो इसकी जो पुल है वो कितनी है, इस डायरेक्शन में 1.2, तो ये आपका कितना 1.2 मीटर। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना आपने रॉक या वो किया, कितना मीटर क्यूब जो है आपने ब्लास्ट किया, और उसको टन में बदलने के लिए क्या करोगे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो प्रोडक्शन आपका कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन सिंपल सा हो जाएगा 2.5 इंटू 4.2 इंटू क्या क्या पैरामीटर्स थे आपके पास, पैरामीटर देखना पड़ेगा, 2.5 इंटू 4.2 इंटू 1.2 क्या था आपका, ये था पुल था। ये तो हो गया मीटर क्यूब में, टन में बदलने के लिए उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 1.4। और एक चीज है यहाँ पे, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन पर शिफ्ट का निकाल रहे हैं। तो एक शिफ्ट में कितने राउंड्स आप ब्लास्ट कर रहे हो, ये भी दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्लास्टिंग राउंड पर शिफ्ट 8 है। तो एक राउंड में हमने अभी निकाला प्रोडक्शन, तो 8 राउंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे। तो ये करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आता है, इसको सॉल्व करने पे आएगा, चलिए कर लेते हैं कितना आता है। तो ये आता है आपका 2.5 इंटू 4.2 इंटू 1.2 इंटू 1.4 इंटू 8, ये आता है 141.12 टन। इतना प्रोडक्शन हो रहा है कितना, एक शिफ्ट में। और जो मैन पावर एम्प्लॉयड है वो कितना दे रखा है, तो ध्यान से देखिए, वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, पर शिफ्ट में ही दे रखा है, मैन पावर पर शिफ्ट 100 दे रखा है। तो यहाँ से आपका ओएमएस कितना आ जाएगा, सिंपली इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, तो ओएमएस आ जाएगा आपका इक्वल टू, ये प्रोडक्शन पर शिफ्ट है 141.12 डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ पीपल आर देयर, तो ये आ जाएगा 1.41, 2 डिजिट तक यदि राउंड ऑफ करोगे। तो बिल्कुल सा मतलब पीवाईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार आया हुआ है इस पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 1.41। दिस इज द ओएमएस, मतलब एक आदमी के द्वारा एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, इतना टन किया जा रहा है, 1.41। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, और इस पे अभी तक जब फाइनल आंसर की आएगी तो ही मामला ये क्लियर हो पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जब इसका डेफिनेशन ही बुक में अलग अलग है, अलग तरीके से, तो लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से सब क्या है वो इसको समझा रखा है। मतलब कोई बोल रहा है कि वो मोर देन 1 होना चाहिए, कोई बोल रहा है लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमें भी जो हमने बेसिकली स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में जो हमें दिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो देखा है, एक्सप्लोर किया है, उसी की बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी तो यदि वो जो गेट हमें आंसर देगा फाइनली, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन आपको वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो क्या लिखा है, द इन सिटू डेंसिटी ऑफ कोल इज 1320 kg per meter cube and the density of blasted coal is 952 kg per meter cube, the swell factor is। तो swell factor जो जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं, जो बुक्स में मिलता है, कुछ कुछ बुक्स में swell factor क्या होता है आपका,
स्वेल फैक्टर। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि क्या है, बुक में ही सेम नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग अलग जगह पे अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। कुछ बुक्स में अलग तरीके से, कुछ बुक में अलग तरीके से है। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं, जब फाइनल आंसर किया है वहां पे मामला क्लियर होगा। स्वेल फैक्टर इक्वल टू स्वेल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड रॉक divided by volume of in situ rock. This is the swell factor, volume of in situ rock, in situ rock। ठीक है, अब इसको डेंसिटी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जनरली होता क्या है, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। जब ब्लास्टिंग होगी तो वॉल्यूम में ही जनरली चेंज आता है। जैसे रॉक आप उसको ब्लास्ट करोगे तो वॉल्यूम ही जनरली बढ़ता है, और जो मास होता है वो टेक्निकली चेंज होता है, पर प्रैक्टिकली जो है मास जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। मास चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, जनरली वॉल्यूम चेंज होता है। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हो? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि मास सेम है, मास चेंज नहीं हो रहा बिफोर ब्लास्टिंग एंड आफ्टर ब्लास्टिंग, तो ये बोल सकते हो कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हो आप, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ इन सिटू रॉक। देखिए ये सॉल्यूशन अपडेट किया जाएगा यदि गेट जो है एक्सेप्ट नहीं करता इसको, वो अपने ही सॉल्यूशन पे टिका रहता है, वो बोलता है कि हम इसी को सही मानेंगे, इसको सही नहीं मानेंगे। और कुछ बुक्स में ऐसा भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। डेंसिटी ऑफ इन सिटू रॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड रॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड रॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड रॉक। तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यूज डाल दो। इन सिटू रॉक की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1320 डिवाइड बाई ब्लास्टेड रॉक की कितनी दे रखी है, 952 या ब्लास्टेड कोल की। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये कुछ वैल्यू आती है, कितनी, 1 से बड़ी आती है। कितनी आती है एग्जैक्ट 1 पॉइंट कुछ, तो 1 मिनट बताते हैं कितना आता है। ये आता है आपका 1.386 के अराउंड, पर गेट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब गेट अभी क्या है, वो जस्ट अपोजिट मान रहा है, वो एज्यूम करके चल रहा है इस फॉर्मूले को, डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड अपॉन इन सिटू। उसके अकॉर्डिंगली जो गेट ने एक्सेप्ट किया, गेट ने क्या किया है उसको भी बता दें आपको। गेट ने किया क्या है, अभी देखते हैं चेंज होता है कि नहीं, होना चाहिए जनरली क्योंकि कंट्रोवर्शियल है ये। गेट ने क्या किया है, गेट ने बोला है कि स्वेल फैक्टर इक्वल टू, उसने ऐसा कुछ निकाल दिया है, वो भी गलत नहीं है क्योंकि कुछ बुक्स में वैसा भी है ना। उसने क्या किया, डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ इन सिटू कर दिया है। तो उन्होंने किया है 952 डिवाइड बाय 1320। तो ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू इसको सॉल्व करके कितना आता है, ये 1 से छोटा आता है। तो ये आता है 952 डिवाइडेड बाई 1320, ये आता है 0.721। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ही। अब देखिए क्या होता है फाइनली, वो एक्सेप्ट कैसे करता है, या क्या वो दोनों क्वेश्चन को, दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट करता है, या वो ऐसा बोलता है कि मार्क्स सॉल्व कर दो, गलती हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है हर जगहों में। देखिए क्या होता है, पर आपको हमारा काम था बताना जो अलग अलग बुक्स में है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या लिखा है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है कॉपर का, माइनिंग कॉस्ट दे रखा है, प्रोसेसिंग कॉस्ट पर टन ऑफ ओर दे रखा है, ओवरऑल रिकवरी दे रखी है 70%, इग्नोरिंग ऑल अदर कॉस्ट, द ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड ऑफ कॉपर। तो ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड क्या मतलब होता है, तो ब्रेक इवन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाए, 0। तो ब्रेक इवन का मतलब है नेट प्रॉफिट 0, मतलब कोई प्रॉफिट पे नहीं हो आप, ब्रेक इवन पॉइंट हो, नेट प्रॉफिट 0। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू 0 कर देना है। इसका मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट इस पॉइंट पे इक्वल हो, उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा,
जो भी इसमें पूछ रखा है, ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड कॉपर का पूछ रखा है, ठीक है। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, ये पता होना चाहिए था आपको, क्योंकि ये पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसने कट ऑफ ग्रेड पूछा है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कट ऑफ ग्रेड टू बी जी। जो कट ऑफ ग्रेड है उसको क्या मान लिया हमने, कट ऑफ ग्रेड है उसको हमने क्या मान लिया, जी मान लिया, स्मॉल जी। हमें नहीं पता क्योंकि ग्रेड हमें पता, और ये भी क्या हमने माना, सिंपली परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंटेज एज्यूम किया है। और हमने मान लिया कि हम एक टर्नओवर के साथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज में कट ऑफ ग्रेड निकालना है, वो उससे इंडिपेंडेंट है कि आप एक टर्नओवर निकालो 10 टर्नओवर। अब ये बताओ आपकी जो वो बोल सकते हो जो आपका मटेरियल है या जो भी मेटल कंटेंट है उसका जो ग्रेड है वो इस बात से थोड़ी डिपेंड करेगा कि आप 10 टन निकाल रहे हो, 100 टन निकाल रहे हो, कि 1 टन निकाल रहे हो कि 1000 टन निकाल रहे हो। ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड सेम रहने वाला है। तो हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए क्या किया, एज्यूम किया, एज्यूम वी हैव 1 टन ऑफ ओर। इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, सबसे इजी हो जाता है क्योंकि हमने वैल्यूज ही टन पर टन ऑफ ओर में दे रखी है। वी हैव 1 टन ऑफ ओर, वी हैव 1 टन ऑफ ओर। तो सबसे पहले रेवेन्यू कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। तो रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, यानी इसको बेचने पे मार्केट में कितना पैसा मिलेगा, तो 900 रुपए 1 केजी का है। आपके पास 1 टन और था, 1 टन का मतलब कितना, 1000 केजी और था। उस 1000 केजी और में वो ग्रेड कितना आपने मान रखा है कि कट ऑफ ग्रेड जी है, तो ये परसेंटेज में है तो जी बाई 100 इंटू। अब एक खास बात क्या है कि ये तो तब होता ना जब आप पूरा का पूरा रिकवर कर पाओ, लेकिन रिकवर ही आप कितना कर पा रहे हो, 70%, यानी इसका भी 70%, दिस इज। और जब इसको मार्केट में बेच रहे हो तो पर केजी 900 रुपए मिल रहा है, तो इतने केजी आपके पास मेटल कंटेंट था, इंटू क्या हो जाएगा 900। तो इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आता है ये, 1 2 और 1 2, ये कैंसिल कर दिया हमने, 1 2 1 2, ये भी कैंसिल कर दिया हमने। और फिर 10 बचा, 70 बचा, 700 और 9 6300, तो ये आ जाएगा 6300 जी। ये आप आ गया का आपके पास रेवेन्यू। और जो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना है देखिए जरा। तो कॉस्ट कितना आता है, देखिए पहला कॉस्ट है माइनिंग का कॉस्ट है, तो हमने एक ही टन और माना है, तो ये हो जाएगा माइनिंग कॉस्ट 500 प्लस, और आपके पास प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है 2000, हो जाएगा 2000। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 2500। ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड निकालने के लिए क्या करोगे, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट करोगे, इन दोनों को हमें करना है क्या, इक्वेट। तो यहाँ सिंपली क्या करो आप, कहाँ पे किया जाए इसको, अगले पेज में तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट कर दो। तो रेवेन्यू कितना आपके पास कितना 6300 जी, और कॉस्ट कितना है 2500, तो 6300 जी इक्वल टू 2500। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 25/63। तो इसको जो सॉल्व करिए कितना आता है 25/63, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, अरे 25/63 या तो 0.3968 आता है, 0.39 से इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.4% के आसपास। तो इसने क्या पूछा है, इन पढ़कर और राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.4% के आसपास, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ ग्रेड है। तो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया। ये क्वेश्चन कहां से था, ये तो आपने बताया नहीं, माइन प्लानिंग से था, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखा प्लानिंग से, माइन प्लानिंग सा आसान सा क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपको ब्रेक इवन का नॉलेज हो, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और बाकी ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो गया होगा। और आज का सेशन काफी लंबा हो गया, हमने जितने भी कोर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए माइनिंग में। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस क्या हैं, इजी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस थे जो कभी पीवाईक्यू में नहीं आए हुए हैं, तो उन 2-3 क्वेश्चन को हटा दें तो सभी क्वेश्चंस थे, इवन थ्योरी के क्वेश्चंस, और ऑल न्यूमेरिकल्स वर फ्रॉम पीवाईक्यू, और बोल सकते हो कि देवर ऑफ इजी कैटेगरी, मतलब आसान कैटेगरी के थे। एक आध दो मॉडरेट हो सकते हैं और कुछ 1-2 बिल्कुल नए थे, तो इसमें तो हमें ये ओवरऑल इजी है, ये सेक्शन पूरा इजी है 1 मार्क्स का। अब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेक्शन में 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है 3 पार्ट में आने वाला है, ठीक है। एप्टीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दिस इज ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस। तो आज का सेशन हमें लगता है यहीं पे एंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में,
और वहां पे बाकी जो बचे हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, चलिए।